कैसे जाने दुख को? मन को जानो। मन को कैसे जाने? बुद्धि से। बुद्धि कैसे पाएं? प्रार्थना से। प्रार्थना किसको करें? महादेव को। जीवन की सबसे अच्छी और सबसे बुरी एक ही बात है कि यहाँ सब बदलता है। वोटें खरीदी जा रही हैं सर। भावनाएं हैं। एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर। दिस इज नॉट एथिकल। अगर आप ये कह रहे हो कि अब एथिकल ना होना ही जस्टिफाइड है या ये तो होता ही है, तो वो बात मैं समझ पाऊंगा, लेकिन अदरवाइज तो इट्स नॉट एथिकल। ये हर पॉडकास्ट में सोते हैं, ये आज जग रहे हैं बस, तो इसका मतलब सही चल रहा है बहुत। बिहार चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए खाते में डाले गए, साथ में एक भय डाला गया। तो सरकारी नौकरियां तो जा रही हैं सर, पिछले 10 साल का ट्रेंड है, तो कमी हो रही है। ये तो स्टैट्स हैं बेसिक। कमी उसी के लिए आई है जो ढूंढ नहीं रहा, जो कर नहीं रहा। ना काम कम था, ना है, ना कभी होगा। जो व्यापार के दायरे में है, उन्हीं के हाथ में व्यापार है, उन्हीं के हाथ में सरकार है, तो वो अपने ही काम पे लात क्यों मारेंगे भाई? तो हम चाहे कितनी बातचीत करते रहे, सब तो नहीं, इससे नहीं होगा 100%। क्या हरियाणा से जातिवाद खत्म हो सकता है कभी? एक बहुत कास्ट प्राइड है ना अपने यहाँ। हरियाणा से जातिवाद कभी खत्म नहीं। आप कौन हो उससे साथ? बातें हो रही, ज्ञान हो रहा है, ये किया मैंने, वो किया, मैं अशोका में मैंने ये किया है, एयरफोर्स में मैं गया था, कुछ नहीं है फिर। What do you mean? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रैंडमनेस पॉड। और आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। ही इज़ समवन जिनके सपोर्ट के साथ मैं AFSP में जा पाया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द विजनरी टीचर अमित दहिया सर, who also runs राघवेंद्र गुरुकुलम सोनीपत में ही, दीपालपुर गांव में. This is a new experiment that he's been trying to work out. और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे. He's into spirituality, he talks on social issues, he talks about students issues. और आज हम बात करेंगे कि एक शिक्षक का समाज में क्या योगदान रहता है, क्या है और क्या होना चाहिए, और भी बहुत तरह तरह की बातें. और मैं दावा करता हूँ दिस इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड येट. सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द रैंडमनेस पॉड. तो सर, जब हम बात करते हैं राघवेंद्र गुरुकुलम की, तो व्हाट्स द विजन बिहाइंड इट? क्योंकि मुझे पता है यू क्लियर्ड अ really good government exam, competitive exam, and then you ventured into this. Is it purely out of business acumen, या आप सही में स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? को शिक्षक जो है ना, उसका समाज में क्या भूमिका होती है ये समझना ज़रूरी है. मैं जिस परिवार से संबंध रखता हूँ, मेरे पिताजी 37 वर्ष तक उन्होंने एज ए शिक्षक काम किया और गणित के अध्यापक रहे. तो रगों में ना एक अध्यापक का खून दौड़ रहा है. तो कुछ सीखने के बाद जो सिखाने की मनसा है वो कई बार खून में आ जाती है. शिक्षक समाज के निर्माता हैं, 100% हैं. कैसे निर्माण करते हैं? वो अच्छे निर्माता भी हैं और बुरे निर्माता भी हैं, क्योंकि जो निर्माता होगा वो निर्माण करेगा तो अच्छा निर्माण भी करेगा और बुरा निर्माण भी करेगा. जो मैं आज हूँ, ये जीवन है, ये बिना शिक्षकों के संभव नहीं है. जो मैं बोल पा रहा हूँ वो कैसे बोल पा रहा हूँ? क्योंकि जो सीखा है उन शिक्षकों से सीखा है जो आज बाहर आ रहा है. उसके बावजूद अगर मैं एक छोटी सी बात याद करूं, तो हम 5वीं कक्षा में थे. हमारे टीचर एक बात सिखाते थे और बार बार सबसे आवाज़ लगवाते थे. बोलते थे कि शिक्षा के बिना व्यक्ति ऐसा है जैसे बिना पंख के पक्षी. तो पूछते थे कैसा पक्षी बनना है, पंख वाला कि बिना पंख वाला? तो सब बच्चे हम चिल्लाते थे जी पंख वाला. तो पूरी क्लास उन्होंने ऐसे ही निकाल दी कि शिक्षा के बिना व्यक्ति ऐसा है जैसे बिना पंख के पक्षी, मुर्गे की तरह. तो वो बात दिमाग में ऐसी बैठी कि आज भी कई बार चुप बैठे होते तो एकदम से मन से आवाज़ आती है कि शिक्षा के बिना व्यक्ति ऐसा है जैसे बिना पंख के पक्षी. कोई भी व्यक्ति जिसको जीवन में सुधार लाना है ना, तो उसका सबसे सीधा रास्ता वो शिक्षा है. आसान रास्ता वो भी शिक्षा है. आसान मैं इसलिए कहूँगा कि कोई भी पढ़ सकता है जिसको राम ने बुद्धि दे रखी है. अब बुद्धि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं. तो मैं इस काम में इसलिए आया. वैसे मैंने बीटेक करी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, TCS में गए और उसके बाद फिर अपना एग्ज़ाम निकाला. फिर से वही बात
कि जो एक शिक्षक का सिखाने की मंशा है, जो भाव है, वो भीतर से उगजता है। कुछ आपके प्रारब्ध कर्म आपको खींच के लेके आते हैं उस जगह पर जो आपके जीवन में होना है। अब ये जो गुरुकुल है, यहाँ पे असल में तो हम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कराते हैं। ये हॉस्टल नहीं है। बहुत आसान है हॉस्टल खोल लेना, बट गुरुकुल नाम देना और गुरुकुल के तर्ज पर उन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना, ये फिर अलग बात है। तो ये ऋषि मुनियों की परंपरा हमारे जीवन में आ पाए, तो मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि परमात्मा मेरे को चुन के ये काम करवा रहा है। तो मैं खुद सौभाग्य समझ के और इस जीवन का आनंद ले रहा हूँ। और जो ये होता जा रहा है ना, इसका आनंद इतना आ रहा है कि सुबह से शाम तक का जो एक हमारी दिनचर्या रहती है, ये दिनचर्या जो कभी मैं बैठ के आराम से विचारों में लेके आता था कि एक ऐसा जीवन होना चाहिए, तो जो वो साक्षात हमें दिख रहा है, तो उसका अनुभव तो अलग ही है, आनंद ही आनंद है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी डेमोग्राफी होगी, आपके पास बिहार से भी स्टूडेंट्स आते हैं, कहीं कहीं से स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन मेजोरिटी हरियाणा की है। मेजोरिटी हरियाणा से। मेजोरिटी हरियाणा की है। पश्चिम यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, तो पश्चिम यूपी भी हरियाणा ही है। हाँ, पश्चिम यूपी का तो प्रॉक्सी लगता है हरियाणा हाँ, का। एक किस्म से हरियाणा तो ही। व्हाट आर द इश्यूज दैट यू सी कि भाई ये इश्यूज जो है वो 18 से 25 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा है? आज के समय में सिर्फ हरियाणा नहीं या पश्चिम यूपी नहीं, पूरे भारत में या भारत के बाहर भी जो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और ज़िंदगी में जल्दी से कुछ करने की चाह, परिवार की स्थिति बदलने की इच्छा, फिर अपने यहाँ लोकल में बिना नौकरी के रिश्ता नहीं होता और बिना सरकारी नौकरी के रिश्ता नहीं होता, अच्छा रिश्ता नहीं होता या रिश्ता भी नहीं होता। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस में रखते हैं, तनाव में रखते हैं। तो उनसे के साथ अगर बात ना करी जाए, उनको स्ट्रेस से बाहर ना निकाला जाए, तो उनका जीवन जो है ना, वो एज ए स्टूडेंट रहते हुए नरक में चला जाता है। लेकिन स्टूडेंट का जीवन सबसे शानदार जीवन होता है आपके पूरे जीवन में, लेकिन आज का जीवन नहीं है वो। आज के समय में स्टूडेंट जैसा फेस कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी स्टूडेंट्स ने फेस नहीं किया। एज ए स्टूडेंट जब हम थे तो ऐसा हमने फेस नहीं किया जैसे आज के स्टूडेंट जितना तनाव और प्रेशर महसूस कर रहे हैं। तो वो प्रेशर अब इतना ज़्यादा हो गया कि जिसकी वजह से सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बच्चों में एंग्जाइटी इशू इतने ज़्यादा हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है जिसके लिए वो तैयारी करते हैं, तो उस एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उनके अंदर तनाव इतना ज़्यादा होता है कि पूछो मत। दूसरा, अब इशू ये है कि बच्चों को चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। समझ लिया, सुन लिया, क्योंकि रील्स देखते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, तो जो फोकस है ना वो 15 सेकंड से ज़्यादा का बचा ही नहीं। तो चीज़ें तो याद हो नहीं रही। अब याद रखने के लिए जो तरीके हमने इस देश से सीखे हैं, जो हमें ऋषियों ने, मुनियों ने सिखाए हैं, जब उनसे बात करते हैं कि हम त्राटक करेंगे, योग निद्रा करेंगे, तो कुछ स्टूडेंट उस त्राटक और योग निद्रा को मानते हैं कि ये बात अब होने लगी हिंदू धर्म की। अब मैं एक पॉइंट पे एक टक देख रहा हूं, इसमें कौन सा धर्म आया? मैं सीधा शवासन में लेटा हूं, उसमें कौन सा धर्म आया? तो ये हर एक इंसान की एक बहुत अंदर की बीमारी है कि उसको हर एक चीज में धर्म दिखता है। अब हमने ओम का उच्चारण किया, अब ओम के उच्चारण में हम धर्म घुसाते हैं। आ, उ और मा, इन 3 ध्वनियों से मिलकर ओम बना। वो कैसे करके दिखाते हैं सर एक बार? अगर आप पेट पर हाथ रखकर आ का उच्चारण करेंगे तो पूरा स्पंदन पूरे शरीर में फैलेगा। ये बहुत जोर से वाइब्रेशन होगी। गले पे हाथ रखकर अगर आप ऊ का उच्चारण करेंगे, वाइब्रेशन महसूस हो रही है। अब ये करने में कहाँ से धर्म आया? हम किस धर्म से संबंध रखते हैं कि हम ओम का माँ की ध्वनि को ना बोलें, हम ऊ की ध्वनि को ना बोलें, आ की ध्वनि को ना बोलें? तो दिक्कत ये हो गई है कि हमें लगता है कि ये करेंगे तो हम धार्मिक लोग हैं। असल में धर्म को नहीं जाना ना। पर आपने बोला कि स्टूडेंट्स के वर्ल्ड वाइड इश्यूज हैं हरियाणा में, हरियाणा के बाहर, लेकिन स्टूडेंट का इशू है चीजें याद नहीं हो रही, चीजें समझ नहीं आ रही। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी अगर हम हरियाणा के स्टूडेंट को मणिपुर के स्टूडेंट से या फिर किसी स्वीडन में पढ़ने वाले स्टूडेंट को हरियाणा के स्टूडेंट से, यहाँ तो हम एक बेसिक लड़ाई लड़ रहे हैं ना। या कोई बिहार का स्टूडेंट, वो एक बहुत अलग तरह की लड़ाई है, एक अलग तरह की चीज़ों की वजह से। व्यक्तिगत इशू अलग होते हैं,
व्यक्तिगत नहीं मैं बात कर रहा हूँ, व्यक्तियों से ही समाज बनता है और व्यक्तियों सामाजिक से समाज बनता है। कुछ व्यक्तिगत इशू होते हैं, उनका समाज से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, नहीं वो बात जैसे ठीक है, अगर हाँ। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरे जीवन में मैंने कुछ संघर्ष किया होगा। हर एक व्यक्ति संघर्ष करता है, मैं कोई अलग नहीं हूं। हर एक जीवन के व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। अब मैं अपना दुख बताऊं और लोग आराम से बैठ के सुनते हैं, लेकिन दुख किसके जीवन में नहीं है? जितने लोग सुन रहे हैं, किसके जीवन में दुख नहीं है? जो कैमरे के पीछे बैठे हैं, क्या उनके जीवन में दुख नहीं है? जो कैमरे के इधर बैठे हैं, क्या उनके जीवन में दुख नहीं है? किसके जीवन में दुख नहीं है? मोदी जी संसार ही दुख है। मोदी जी के जीवन में भी दुख है, मोदी जी के जीवन में अडानी भी है वैसे। सबके जीवन में दुख है। जीवन में दुख होगा, क्योंकि तभी तो सुख होगा। तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ सर, जीवन में दुख होगा, पर किसी के जीवन में दुख है कि उसको पानी नहीं मिल रहा है पीने को, किसी के जीवन में दुख है कि उसको एक हाई क्लास एस्कॉर्ट नहीं मिल रही। तो अलग है जीवन में दुख के कारण। किसी को पानी नहीं मिल रहा और किसी को ये नहीं मिल रहा। दुख का संबंध वस्तुओं से नहीं होता, दुख का संबंध मन से होता है। दुख का संबंध वस्तुओं से नहीं है, यही दिक्कत है। बस हम जोड़ते हैं कि शिक्षा नहीं मिली, चिकित्सा नहीं मिली, धन नहीं मिला, गरीबी है तो दुख है। नहीं, दुख का संबंध मन से है। अब कह रहे हो अगर ये सब होगा तब भी दुख होगा? तब भी दुख होगा। कौन से अमीर लोगों के जीवन में सुख है? सो बेहतर क्या है, ये सब ना होके भी दुख होना या ये सब होके दुख होना? जीवन में यही समझ का होना कि सुख दुख निरंतर रहेगा, निरंतर होगा ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में सुख सुख रहे, दुख दुख रहे। क्या अभी शाम है तो शाम रह जाएगी? ढल जाएगी। रात होगी तो रात रह जाएगी क्या? जीवन की सबसे अच्छी और सबसे बुरी एक ही बात है कि यहाँ सब बदलता है। तो दुख का पैमाना जो है ना, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, दुख को जानना पड़ेगा। कैसे जाने दुख को? खुद को जानो, मन को जानो, क्योंकि दुख मन को होता है। दुख किसको होता है? मन को। मन को जानना पड़ेगा। मन को कैसे जाने? बुद्धि से। बुद्धि कैसे पाए? प्रार्थना से। प्रार्थना किसको करें? महादेव को। बट अगर कोई एथीस्ट हो सर, फिर कोई नास्तिक हो, फिर वो तो नास्तिक से बड़ा आस्तिक कोई नहीं है। सर आपको नहीं लगता, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक पेट ही खाली है, पेट ही भरा नहीं है, तो धर्म का कोई औचित्य नहीं है, या भक्ति का पूजा अर्चना कोई औचित्य नहीं है। जब मैं किसी 5वीं कक्षा से बात कर रहा हूँ तो मेरा बातचीत का दायरा अलग होगा। जब मैं किसी 12वीं कक्षा के बच्चे से बात करूंगा, मेरा दायरा अलग होगा। जब मैं आपसे बात करूंगा तो मेरा दायरा अलग है। जब मैं अपने छोटे से बच्चे से बात करूंगा तो मेरा बातचीत का दायरा बहुत अलग होगा। तो ऐसे ही हम किसी एक बात को सुन के उसको कहीं और उपयोग नहीं कर सकते। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली गई है, किस संदर्भ में कही गई है, ये बहुत मायने रखता है। जब उन्होंने वो बात कही, वो दौर कुछ और था, वो सामने लोग कुछ और थे। यही अर्थ का अनर्थ हम करते रहते हैं। लोग तो सर अभी भी भूखे हैं, करोड़ों लोग भूखे हैं, वही दौर है, जब वही तक लोग पेट हैं। रहेगा तो भूखा भी होगा ना। वो बात तो ठीक है, पर जो बात उन्होंने कही वो आज भी प्रासंगिक है। वो सदा रहेगी ना, सदा प्रासंगिक रहेगी। सदा तो नहीं रहेगी सर। सदा रहेगी। अगर हम जो सदा भूखे भी रहेंगे, सदा पेट भी भरेगा, सदा भूखा, सदा चलता रहेगा, निरंतर प्रवाह है ये। जब तक जीवन है ये ऐसे ही चलता बट डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी फैटलिस्टिक अप्रोच कि भाई ये तो होगा ही, तो हम इसके लिए कुछ करें ही रहेगा। नहीं। नहीं होगा। ये तो हम सरकार को एब्सॉल्व नहीं कर रहे हैं उनकी हाँ, रिस्पांसिबिलिटी से। नहीं, आप लाख सोच ले, उसके बाद भी आप करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? उसको दूर करने की इच्छा, क्योंकि जैसे ही भूख बढ़ेगी, अच्छा, तो उसको दूर करने की आपकी वो आप कह रहे हैं कि रोज लगेगी, वो तो लगेगी ही, मतलब पर बस रोज लगेगी तो आप रोज दूर करने का प्रयास करेंगे। आप उस प्रयास को छोड़ नहीं सकते ना। हाँ, नहीं छोड़ आप सकते। ये नहीं कह सकते ना कि रोज भूख लगती है, बाढ़ में जाए। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ रोज भूख तो लगेगी, पर उसको समाप्त करने के मीन्स तो होने चाहिए ना लोगों के पास। वो हमेशा देखो निरंतर चलते रहेंगे। समाप्त करने के जो तरीके हैं ना, वो कभी ना तो बंद होंगे, और ना वो करते रहने से कभी भूख बंद होगी, भूख खत्म हो जाएगी, या भूखमरी खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं होएगी। भूखमरी तो खत्म हो सकती है सर, काफी नहीं, कोई जबरदस्ती यहाँ से जंगल में चला जाए जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ भूखमरी हो जाएगी। वो शहर में क्यों ना आए? वो बात नहीं है अब सब शहर में नहीं आएंगे, या वो वहीं रहे, वहीं उगाए। अब मैं ऐसी जगह रहूंगा जहां अन्न नहीं उग सकता, तो उसको आपको भूख से मिटाने के लिए आपको उस तक मदद पहुंचानी पड़ेगी। बिना मदद के वो जीवित नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो एक तो तरीका है कि वो वहीं भूखा मरता रहे,
या उसको उस जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए, हटाया जाए कि आप यहाँ रहो, यहाँ आपको चीज़ें मिलेंगी। अब हर एक चीज़ के लिए जो पैमाना है ना वो अलग है। हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही चीज़ों को दूर कर देंगे। अब बिहार से व्यक्ति है, कह रहे हैं पलायन क्यों हो रहा है, बड़ा मुद्दा है पलायन का। बट अगर वो अपनी भूख को समाप्त करने का उन्होंने क्या तरीका निकाला, बाहर निकले। अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है? हम कहें कि सरकार क्यों ना ऐसा काम करे कि वही भूख को मिटा दे। अब कोसी में क्या करेंगे आप? कोसी में क्या करेंगे? सरकार क्या करेगी कोसी में? प्रकृति के आगे सरकार क्या है? सरकार क्या प्रकृति से बड़ी है? नहीं है ना। तो वहां के लोग जो हैं पढ़ेंगे लिखेंगे, वही लोग वहां जाके बदलाव करेंगे। नहीं सर, कोसी को तो लोकतंत्र है। नहीं, कोसी के आगे सरकार यही करेगी सर, कोसी पे डैम बनाएगी, एम्बैंकमेंट करेगी, वहाँ पे एफोरेस्ट्रेशन करेगी। ये तो बहुत बेसिक सा साइंस है सर। ऐसे कोसी रुकेगी या कोई भी नदी रुकेगी? तो जो चीज तुम कह रहे हो ना वहां पे यही तो गैप है ना सर। उस भूगोल को जानेंगे ना तब आप जाके समझेंगे कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, वहाँ कितनी नदियां हैं, किस तरह की बाढ़ है। जब हम बैठ के बोलते हैं ना तो बहुत आसान लगता है कि वहाँ जाके इस तरह से हम चेंज कर देंगे और बदलाव हो जाएगा। हम बहुत आसानी से भारत को चाइना के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि चाइना में ऐसा बदलाव हो गया। बट उस बदलाव को अगर आप बहुत अंतर जाके देखेंगे तो आपको बदलाव में नजर आएगा कि नहीं, ये बदलाव अच्छा बदलाव नहीं है। हाँ, चाइना में अपनी प्रॉब्लम्स हैं। भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। जी बिल्कुल। वोटें खरीदी जा रही हैं सर। भावनाएं हैं। भावनाएं? किसकी भावनाएं? लोगों की भाई वोटें खरीदी जा रही हैं। एक व्यक्ति की भावना की वोट चोरी हो रही है, एक व्यक्ति की भावना नहीं, लोग हमारे साथ हैं। अब जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपकी एक मैनेजमेंट की टीम है सारी की सारी, तो आप इसको बेटर करने के लिए अपनी मैनेजमेंट का पूरा काम करेंगे। जब कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें एक इलेक्टोरल मैनेजमेंट होती है, नो डाउट होती है। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर गांव में सरपंच का चुनाव होता है तो वहाँ कितना कुछ होता है, छोटा सा चुनाव होता है। गलत चीजों को बहुत ही जस्टिफाई कर रहे हैं ना। जैसे बिहार की आपने बात की, तो बिहार में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता के बाद वो 10,000 रुपये बांटे गए। अगर बिहार की बात, दैट इज रॉन्ग। वो वोट खरीदना ही है। दिस इज नॉट एथिकल। अगर आप ये कह रहे हो कि अब एथिकल ना होना ही जस्टिफाइड है या ये तो होता ही है, तो वो बात मैं समझ पाऊंगा, लेकिन अदरवाइज तो इट्स नॉट एथिकल। आज के सुबह के हिंदू पेपर में ही है ये बात। तो खैर हम वापस आते हैं। सो आपने बोला कि स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड, सो व्हाट, हाउ डू यू गाइड देम? आप कैसे गाइड करते हैं उनको कि भाई स्ट्रेस ना रहे? कि अगर शिक्षक ही उनको पॉलिटिक्स नहीं समझा पाएगा तो फिर वो तो दे विल बिकम। नहीं, शिक्षक कैसे पॉलिटिक्स समझाएगा? समझो, सबसे पहली बात होती है कि तो चाणक्य को कुछ करना ही नहीं चाहिए था। समझो, सबसे पहले बात आती है कि जब तक आप किसी व्यक्ति को अज्ञान से बाहर नहीं निकालोगे ना, तब तक उसके जीवन में जो तुम दुख समझ रहे हो वस्तुओं का, वो खत्म नहीं हो सकता। उसको अज्ञान से बाहर निकलना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? वो टीचर निकालेगा। तो मैं वही बोल रहा था ना कि अगर हम, चलो उसको याद नहीं उसमें हो रहा, उस ज्ञान में टीचर की भूमिका क्या है? एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सूचनाएं। जो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मेरे से बात कर रहे हैं, जो हम इन पांचों इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, ये सूचनाएं हैं, ये ज्ञान नहीं है। जब कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को कुछ समझाता है तो उसको ज्ञान नहीं दे रहा, वो सूचनाएं दे रहा है। ली और दी सिर्फ सूचनाएं जा सकती हैं, ज्ञान नहीं। ज्ञान आता है भीतर से, सूचनाएं आती हैं बाहर से। जब एक व्यक्ति उन सूचनाओं पे तपस्या करता है, साधना करता है, एज ए स्टूडेंट अभ्यास करता है, तो जो भीतर से प्रकट होता है वो ज्ञान होता है। अब कहें कि अज्ञान दुख है, और दुख जब दूर होगा, जब अज्ञान दूर होगा, और अज्ञान दूर होगा ज्ञान से, और ज्ञान कोई दे नहीं सकता, ले नहीं सकता। ज्ञान आएगा भीतर से, और भीतर से तब आएगा जब आपने सूचनाओं पे अच्छा पुरुषार्थ किया है, अच्छी साधना करी है, अच्छा अभ्यास किया है, ये तब होगा। तो पहली शुरुआत होगी सूचनाओं से, सुनने से। जो जिस देश में हम रहते हैं जहाँ श्रुति और स्मृति के बारे में बात करते हैं, जो गुरुकुल परंपरा थी, वो परंपरा सारी काम करती है श्रुति और स्मृति पे। सुनना और सुन के फिर काम करना। वहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि अध्यापक पढ़ा रहा है और स्टूडेंट बैठ के नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। नहीं, जब तक अध्यापक बोलेगा तब तक विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे, और जब उसने बोलना बंद किया तब वो
अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी स्मृति अनुसार उसको लिखित रूप में लेकर आएंगे। अब श्रुति स्मृति इतनी खराब हो गई है इस दौर में, रील्स का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तनाव का दौर है, भागदौड़ का दौर है, जल्दबाजी का दौर है। तो इस दौर में श्रुति स्मृति की तो प्रथा ही खत्म हो गई है। अब नोट करने जैसा कुछ लगता नहीं है, गणना करने के लिए कैलकुलेटर हैं, याद करने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब फोन में सेव हो जाता है, तो वो स्मृति का काम खत्म हो गया। तो ये बहुत भारी नुकसान है। तो आपको अगर चीज़ों को समझना पड़ेगा तो बहुत डीप डाउन, बहुत गहरे उतरना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। सही मायने में अगर आप असल बदलाव की तरफ सोचते हैं तो असल बदलाव इसके बिना नहीं आ सकता। गन्ना से मुझे याद आया, ही इज़ अ फैंटास्टिक मैथमेटिक्स टीचर, यू शुड चेक हिज वीडियोस आउट ऑन यूट्यूब, सीरियसली। मैं एक चीज़ देखता हूँ सर, आपने बोला ज्ञान कौन देगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पढ़ लिख कर, और आपने पहले बोला कि रिश्ते, क्या फिर यही जीवन है, बस रिश्ता हो जाए और ये अज्ञान है बच्चे ना? हो जाएं और बस, फिर ऐसे तो समाज सुधरेगा ही नहीं, वही रूढ़ियों में जकड़ा हुआ समाज को समाज। सुधारने के लिए हमें बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। समाज की समस्या को जानने के लिए आपको बहुत नीचे उतरना पड़ेगा। पहले उसके लिए आपका समाज आपके मन से है। इस दुनिया में कितनी दुनिया, हर किसी की अपनी दुनिया, 800 करोड़ जैसे आपने बोला, हर किसी की अपनी दुनिया, जानवर रह गए अलग। हर एक व्यक्ति एक अपनी दुनिया लिए फिर रहा है। तो आप कितनी दुनिया बदलेंगे, कितनी दुनिया बदलेंगे? तो आपको पहले एक दुनिया बदलनी है, वो है आपकी। वो कैसे बदलें? मन पे काम करना पड़ेगा, मन को जानना पड़ेगा। अब बुद्धि को आपको तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा। व्हाट इज तीक्ष्ण? तीव्र, प्रज्ञावान, ऐसी बुद्धि जो समझे एक बार में समझे, जो याद करे उसको एक बार में याद करे, और जब उसके उपयोग करने का समय आए तो उसको तुरंत उपयोग करे। जिसको इस भारत देश में, इस गुरुकुल पद्धति में कहते हैं धी, धृति और स्मृति। धी माने एक ऐसी शक्ति, धी माने एक ऐसी शक्ति जिससे आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो हम गायत्री का जप करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, उसमें बार बार हम उच्चारण करते हैं धियो मही। अब फिर से यहाँ पे ये बात आती है कि गायत्री मंत्र जो है वो हिंदू धर्म से संबंध रखता है। मंत्र एक ऊर्जा है, मंत्र एक ऐसा यंत्र जो मन पे काम करता है, एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके मन पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ती है। तो उस मंत्र जप करने से जब आप बार बार धियो मही ऐसी शक्ति का आह्वान करते हैं जिससे आपकी समझने की क्षमता बढ़ती है। दूसरे नंबर पर आती धृति। धृति का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, स्टोरेज पावर। मैंने समझ लिया स्टोर में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैंने धन कमा लिया, मेरे पास आज है ही कुछ नहीं, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? क्या कोई फ़ायदा होगा? धन तो कमाया पर है नहीं कुछ भी, स्टोर आपने कुछ भी नहीं किया। ऐसे धन का कोई औचित्य नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हैं, उस 1 घंटे में उनको सब समझ में आता है, क्लास से बाहर आए, स्टोर कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा पतीला जिसमें दूध डलवाया नीचे छेद था, डलवाते रहो। तीसरे नंबर पर आती है स्मृति शक्ति। जो मैंने धी शक्ति से समझा, धृति शक्ति से मैंने उसको धारण किया। धृति माने धारण करने की शक्ति। स्मृति शक्ति से वो इंप्लीमेंटेशन पावर है, यूज करने की, उपयोग करने की शक्ति है। क्योंकि अगर मान लो मेरे पास धन है, वो पड़ा ही रहे और मैं दुख में रोता रहूं कि हाय धन नहीं, हाय धन नहीं है, ऐसा नहीं कि धन नहीं है, मैं उसको उपयोग करना नहीं जानता हूं। तो वो जो ज्ञान, वो जो सूचनाएं अंदर गई, उनको मैं कैसे उपयोग कर सकता हूं, ये स्मृति शक्ति से आता है। तो इस जीवन में या विद्यार्थी जीवन में सबसे अधिक आवश्यक होता है आपकी बुद्धि का प्रज्ञावान होना। वो तब हो सकता है जब धी शक्ति, धृति शक्ति और स्मृति शक्ति अच्छे से काम करे। जैसा हमने अपने गुरुओं से, अपने ऋषियों से, मुनियों से सीखा, उसी बात को यहाँ हम इस राघवेंद्र गुरुकुलम में बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे त्राटक करके आप धी शक्ति, धृति शक्ति और स्मृति शक्ति को अच्छा बना सकते हैं, कैसे योग निद्रा करके आप इसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे ओम का जो गुंजन है, भ्रामरी जिसको हम कहते हैं, या आ ऊ मा का उच्चारण करके आप अपनी बुद्धि को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे तनाव रहित रह सकते हैं, कैसे
आप ये जो ओवर थिंकिंग की समस्या है इससे बाहर आ सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि मेरे जीवन का सौभाग्य है। आज हो सकता था मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, आज हो सकता था कि अगर मैं ये डिसीजन ना लेता तो मैं किसी मंत्रालय में बैठ के सीजीएल के थ्रू जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वहाँ मैं बैठ के काम कर रहा होता। लेकिन परमात्मा ने मुझे ऐसे विचार दिए जिसके द्वारा ये काम मेरे से हो रहा है और आनंद आ रहा है। That was a wonderful explanation, sir. मैं जो बात करना चाहता हूँ सर, थोड़ी सी बुनियादी चीज़ों की बात इस तरह से करना चाहता हूँ कि हम बात तो करते हैं कि भाई हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस जॉब के लिए या उस जॉब के लिए, एंड बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ओवरऑल जॉब मार्केट? जो मुझे समझ आया ना अभी तक ट्रेंड, क्योंकि मैं खुद भी रह चुका हूँ स्टूडेंट ही हम सभी सीख रहे हैं, वो ये कि हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा स्पेसिफिक में क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो लैंडलेस थे ही शुरू से, और कुछ लोगों के पास जो ज़मीनें थी उनके बंटवारे हो गए, तो अब कम ज़मीनें हैं। फिर जैसे आपने बताया कि सरकारी नौकरी देखा जाता है एक प्रेस्टिजियस नज़र से, जिससे कि जीवन आसान हो जाता है लोगों का, वो कम है और आगे तो कम ही होती जा रही हैं किसी कारण से। तो जब सरकारी नौकरी कम है, नौकरी है 5,000 और एग्ज़ाम देने वाले हैं 1,00,000, उससे आता है फ्रस्ट्रेशन। वरना हरियाणा को तो मौज लेने वाला का स्टेट का अगर ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर खान पीन में मौज हो तो कोई ज़्यादा चाहिए नहीं। वो स्ट्रेस तो इसीलिए है ना कि भाई 1,00,000 लोग लाग रहे हैं और नौकरी है 1,000। फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन है दैट, वहाँ फिर आदमी को कहीं तो सोलेस ढूंढना पड़ता है। फिर वहाँ आता है कास्ट प्राइड। कोई जाट है तो नुकेगा भाई चलो इस चीज़ में तो मौज है, कोई ब्राह्मण है तो नुकेगा चलो हम ऐसे सुपीरियर हैं। और जो नहीं है क्या नाम है, फिर जो वो भी नहीं हो पाता, फिर वो बैठ के जैसे आपने कहा भाई या तो वो रोएगा या वो फिर डिप्रेशन में। देखो इसमें सीधी सी बात है, कोई ये कहे कि जॉब नहीं है तो उसके लिए जॉब नहीं है। सबसे पहली बात, कोई ये कहे सरकारी नौकरी नहीं है तो उसके लिए सच में नहीं है। आपको हर एक चीज को ना बहुत गहराई से जानना होगा। ना तो नौकरियों की कमी आई है, ना थी, ना आई है, ना आएगी कभी भी। कमी उसी के लिए आई है जो ढूंढ नहीं रहा, जो कर नहीं रहा। ना काम कम था, ना है, ना कभी होगा। काम तो बढ़ ही रहा है, कभी कम नहीं होगा। तो जब काम बढ़ रहा है तो करने वाले भी बढ़ेंगे। फिर सरकारी नौकरियां तो जा रही हैं सर, पिछले 10 साल का ये ट्रेंड है, तो कमी हो रही है। ये तो स्टैट्स हैं बेसिक। सरकारी नौकरी में पिछले 15 साल से इस बात को बहुत गहराई से देख रहा हूँ। 2012-13 में एक ऐसी हवा चली थी कि अभी जितनी वैकेंसी आ रही हैं आएंगी, उसके बाद नहीं आएंगी। शायद आपने वो दौर पता नहीं देखा या नहीं देखा, हमने देखा सुना है। मतलब ऐसे गजब का चला था कि इसके बाद वैकेंसी नहीं आएंगी। 15 में भी आई, 14 में भी आई, 16 में भी आई, 17 में भी आई, 18 में भी आई, आज 25 चल रहा है। लगातार वैकेंसी आ रही है। संख्या ऊपर नीचे हमेशा होती रहती है। और इन 15 साल का मेरा अपना अनुभव ये है, जो भी स्टूडेंट सही ढंग से तैयारी कर रहा है, मैंने एक स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जिसने सिलेक्शन नहीं निकाला। अब पेशेंस नहीं है और फिर कहे कि वैकेंसी नहीं है, नौकरी नहीं है, तो अलग बात है। मेरा बौद्धिक स्तर उतना नहीं है, उस एग्जाम के जितना नहीं है, और फिर मैं ये बातें बोलूं तो ये न्याय नहीं होगा। पर अब इस बात में जो तुमने जाति की बात करी, जाति जो है, जहां आपने जन्म लिया वहां जिस तरह के संस्कार, जैसी बातें आप अपनी पांचों इंद्रियों से ग्रहण करते चले गए, वैसी मन बुद्धि पे छाप पड़ी, वैसी फिर बाहर आनी शुरू हो जाती। किसी के मन में ब्राह्मण की छाप पड़ गई, किसी के मन में जाट की छाप पड़ गई, किसी के मन में हरिजन की छाप पड़ गई, किसी के मन में वैश्य समाज की, बनिया की छाप पड़ गई। जैसी छाप पड़ी अब उस वैसा ही बर्ताव होता है। बाहर वही आएगा जो भीतर गया है। कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर आपकी क्या राय है? जो कोचिंग इंडस्ट्री जो है ओवरऑल, कोचिंग इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री वर्ड आ गया ना तो बस यही चीज में गलती होगी। शिक्षा, चिकित्सा और ज्योतिष, ये जब से हमारे समाज में व्यापार का हिस्सा बने, तब से इस समाज की दुर्दशा शुरू हो गई।
और जब तक ये व्यापार का हिस्सा रहेंगे समाज कभी नहीं बदल सकता। यहाँ व्यापारी ही पैदा होंगे या नौकर ही पैदा होंगे। यहाँ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप समाज में ये सोचें कि ये चीज़ हटा देंगे वो चीज़ नहीं, यहाँ सिर्फ व्यापार चलेगा। क्योंकि अब शिक्षा, टीचर जो है उसको बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है इकोनॉमिकली। एजुकेशन को अब बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है। स्कूल पहले शिक्षा के मंदिर होते थे, अब वो अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका शिक्षा से अब कोई संबंध नहीं है, सिर्फ वो इन्वेस्टर हैं, स्कूल खोलते हैं। स्कूल खोलते थे पहले अध्यापक, अब स्कूल खोलते हैं इन्वेस्टर, फ्रेंचाइजी चलती हैं जिनकी। और जब से शिक्षा इस तरीके से व्यापार के पैमाने में आ गया, ऐसे ही चिकित्सा, डॉक्टर का काम, वैद्य का काम उपचार करने का था, अब उसका काम उपचार बाद में है, पहले धन कमाना है। आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज वो शिक्षक खत्म हो गए हैं या वो वैद्य या डॉक्टर खत्म हो गए हैं जिनमें वो चीज़ खत्म होगी, नहीं, अभी भी है, बट वो मात्रा कम हो गई। और वही हाल ज्योतिष का है। और तीनों ने इतना डर बेच दिया है समाज को, इनका व्यापार चलता है डर से, और तीनों ने खूब डर बेचा है। मैं एज ए शिक्षक होने के नाते इस बात को बहुत ईमानदारी से, बहुत जवाबदेही से कह रहा हूं, जब तक समाज में ये तीनों दायरे व्यापार में आते रहेंगे तब तक समाज में कोई सुधार नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के बारे में आपका क्या कहना है? शिक्षा व्यापार के दायरे में आ गई। व्यापार के दायरे में जैसे ही आई तो अब सरकारी स्कूल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो व्यापार कैसे होगा फिर? तो दुर्दशा करनी पड़ी, उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि जिनको व्यापार करना था उन्हीं के हाथ में पावर थी और उन्होंने उसकी दुर्दशा करी ताकि वो अपना व्यापार अच्छे से कर सके। So it's the classic case of politician being in cahoots with the capitalists. यस। And वही सेम जो आपने बोला स्वास्थ्य, उसका भी यही हाल है। चिकित्सा, आप सिविल हॉस्पिटल्स की हालत देख लीजिए। चिकित्सा, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, दोनों की फैसिलिटीज़ के बीच में अंतर देखो। वो फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिल सकती हैं, बट प्राइवेट में क्यों मिल रही हैं? कारण है इसके पीछे व्यापार। जहाँ व्यापार आया वहाँ फिर सब चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। तो आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने जैसे जो भी आपका यू ट्राइंग टू मेक। हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई है, हमने वहाँ बदल दिया है। मैं ऑफ कोर्स हम पूरी दुनिया तो कोई भी नहीं बदल सकता, वो प्राइम मिनिस्टर का काम है वो। तो आप देखो, कैसे उसमें बदलाव लाने की कोशिश मेरे कर मन में भाव आया कि ना हम दुनिया को बदलें, हम्म, तो कौन सी दुनिया को बदलेंगे? हम अपनी दुनिया को बदलेंगे। हमने अपनी दुनिया बदली है। हम शहर से दूर एकांत में, अपने आनंद में, अपनी व्यवस्था बना के, अपने हिसाब से जो उचित हो सकता है, जितना उचित हो सकता है, जितना न्यूनतम हो सकता है, उतने में इस व्यवस्था को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जो इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है काफ़ी सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कोशिश हो रही है। जी। आप कौन हो शशांक? जो सूचनाएं तुम्हारे मन में डाली गई हैं, तुम वो हो। वो सूचनाओं का अगर एक स्विच बदल दें, एक तार छेड़ दें, कुछ नहीं हो तुम फिर। सारा गया हिसाब किताब, सारा ये जो बातें हो रही हैं, ज्ञान हो रहा है, ये किया मैंने, वो किया, मैं सोका में हूँ, मैंने ये किया है, एयरफोर्स में मैं गया था, कुछ नहीं है फिर। ये जो नाड़ी तंत्र घूम रहा है ना, ये जो सारा तंत्र चल रहा है, इसमें थोड़ी सी हलचल हो जाए, सब खत्म है। व्हाट डू यू मीन? जितने सवाल हो रहे हैं, जितने मन में से बदलाव की इच्छाएं जागृत हो रही हैं, जो तुम कह रहे हो कि ये लगेगा कि शायद सब कुछ छोड़ छाड़ के, जिस दिन तुम्हें गहरे से बात समझ में आ जाएगी ना, तो उस दिन के बाद से चीज़ें छूटनी, वो बात अलग हो जाएंगी। असल में जीवन जीना तुम उस दिन से शुरू करोगे, क्योंकि उस दिन से कुछ छूटने का भय खत्म हो जाएगा। अभी एक भय है, ये हो जाएगा, और जिस दिन वो भय हटेगा ना, उस दिन से असल में वो जीवन जियोगे जिस जीवन के लिए हम बने हैं। किस जीवन के लिए बने हैं सर? हमारा भय कैसे खत्म हो? हाँ, एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त निर्वैर निर्भय अजूनी सैभम गुरु प्रसाद।
ये जो निर्वैर निर्भय अकाल मूर्त अजोनी सैभंग, तो आपको ना मतलब जानना पड़ेगा। अब हमें लगता है कि किसी गुरु को सुने, नहीं ये तो अब ये बात हो गई, हम कैसे किसी को सुने, वो पाखंड है। यहाँ पे अब आपकी जो बुद्धि है वही बाधा बन जाती है, क्योंकि तर्क कितने दे देगी बुद्धि। धर्म क्या है, मैं जानता हूँ, माँ बाप की सेवा करो, बस इससे बड़ा क्या धर्म होगा। भूखे को रोटी दे दो, प्यासे को पानी दे दो, ठंड में कंबल बांट दो। लोगों के खेतों में पानी आ गया है, पाइप बांट दो, ये धर्म है। हम इसको धर्म माने बैठे। तो ये नहीं है सर धर्म। ये समाज सेवा है। तो समाज सेवा और अच्छी धर्म बात है। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फील गुड है ये, बट दिस इज नॉट धर्म। नहीं, ये नहीं, ये समाज सेवा है, करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। हम सम्मान करते हैं ऐसी समाज सेवा का। आपको लगता है कि लेकिन इस समाज सेवा की आड़ में फिर धर्म हाँ, के नाम फिर पे कुछ हाँ, और बेचा जा रहा फिर है? बहुत कुछ हो जाता है, वो गलत होता है। तो फिर सही में धर्म क्या है? उसको जानने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। अभी नहीं बता सकते आप थोड़ा बहुत? हम मतलब शिष्य हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम तो छात्र हैं, तो उसके लिए आपको छात्र बनना पड़ेगा, तो आपके जीवन में गुरु भी आएंगे। गुरु तब आएंगे ना जीवन में जब तुम छात्र हो जाओगे, शिष्य हो जाओगे। जैसे ही तुम स्टूडेंट हो जाओगे तो टीचर की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान कैसे आएगा जीवन में, या गुरु कैसे आएगा जीवन में, उसके लिए फिर प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। वो एक प्रोसेस है। मुझे तीसरे माले पर जाना है तो मुझे नीचे से चढ़ना शुरू करना पड़ेगा। सर हमने जब मैंने प्रॉब्लम्स की बात की तो यू सेड कि भाई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। फिर जब मैंने समाज की बात की तो हम बात कर रहे हैं भाई पर्सनल। कौन गरीबी मिटा पाया? भारत में नारा चला, गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ। इतने बड़े राजा आए, राम का राज हुआ, कृष्ण का राज हुआ, यहाँ क्या कौन नहीं आया, कौन नहीं रहा। हमने बिल्कुल, जिसमें कहते हैं कि सोने की चिड़िया थी, उस समय क्या भारत में कोई गरीब नहीं था? हम दिखाते हैं, जब रामायण दिखाते हैं तो वहाँ भी गरीबों को दिखाते हैं। कब गरीब नहीं होंगे? गरीब सदा रहेंगे। 1960s गरीब नहीं रहेंगे तो अमीर कहाँ से रहेंगे? नहीं सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, बट हमने देखा है गरीबी मिटाई गई है। जो लोग गरीबी से बाहर आए हैं, भारत में भी बहुत लोग हैं। गरीबी उसकी मिटी है जिसने गरीबी मिटानी चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने किसी की गरीबी नहीं मिटाई है। सर हम ना ये इंडिविजुअलिस्टिक बातें करके ना सिस्टमैटिक ऑपरेशन को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, समझो, प्रॉब्लम ये है। समझो, मैं गरीब हूं तो मेरी गरीबी तुम नहीं मिटा सकते। मेरी गरीबी मेरी इच्छा। आज तुमने मेरे को कुछ धन दे दिया, मैं उसको कुछ समय में खराब कर दूंगा। मैं गरीब से बाहर तब निकलूंगा, गरीबी से बाहर तब निकलूंगा जिस दिन मैं निकलना चाहता हूं। तुम सही सिस्टम को नहीं समझना चाह रहे हो। जिस दिन तुम सही सिस्टम को समझ जाओगे तो फिर सारे प्रयास सफल हो जाएंगे। हमारे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम गरीबी मिटाना चाह रहे हैं। हम गरीबी की मानसिकता मिटाएंगे तो गरीबी मिटेगी। That's absolutely right. India should get rid of poverty porn. गरीबी की मानसिकता तो बिटनी चाहिए सर। लेकिन एक बात बताइए सर, अभी हम बात कर रहे थे भी जो स्टूडेंट है वो अगर पढ़ेगा लिखेगा तो सरकारी नौकर बन जाएगा, या जो भी वो बनना चाहता है वो बन जाएगा। जरूरी नहीं कि जीवन में सुख सरकारी नौकरी से ही आएगा। पर हरियाणा में तो यही चल रहा है ना। मैं खुद अगर अपनी बात ठीक है, ये मानसिकता है, बट लेकिन जो पढ़ेगा लिखेगा वो योग्य बन जाएगा। और वो इतना योग्य बन जाएगा कि उसको जीवन में कभी अर्थ धन कमाने की दिक्कत नहीं आएगी। नाउ आई गेट टू द पॉइंट। ये पॉइंट था मेरा कि भाई जो हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है कि जो वही काबिल है जो सरकारी नौकरी लेगा, इसी के पीछे यूथ पागल हो रहा है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगी तब तक। कुछ नहीं, ये अज्ञानता है, कुछ समय की अज्ञानता है। कुछ समय पहले अज्ञानता नहीं थी, 30 वर्ष पहले नहीं थी, तो कुछ काल की है, कुछ काल के बाद खत्म हो जाएगी। समय के दायरे में कुछ चीजें आती हैं, समय बदलता है, वो चीजें बदल जाती हैं। तो आप बोल रहे हो कि शायद जैसे कुछ समय पहले एक दौर आया था जिसमें हरियाणा में सब जेबीटी कर रहे थे। समय का दायरा हटा, वो गया। फिर एक दौर आया जिसमें भीड़ ने बीटेक करी, आज नहीं कर रही हैं। फिर एक दौर आया कि सब एसएससी की तैयारी करो। फिर एक दौर आया जब सब लोगों ने पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। डू वॉच द रैंडम स्पॉट। या हाँ जी सर। तो दौर बदल जाते हैं, समय बदल जाते हैं, और समय के दायरे में जो चीज़ें होती हैं वो समय बदलते हैं, सब बदल जाती हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि
शायद सरकारी नौकरी का ट्रेंड भी चेंज हो सकता है अगले 15-20 साल में। जरूर होगा। क्या लगता है क्या आ क्यों सकता नहीं है होगा? 15-20 हो साल बाद? जाएगा। क्या आएगा भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ आज जानने के क्यों प्रयास कर रहे हो? एस्ट्रोलॉजी किस काम की फिर? हाँ, एस्ट्रोलॉजी का काम अलग है। जो चीज से हमें ज्योति मिलती है, ज्योतिष का अर्थ है जिससे आपको ज्योति मिले। ज्योति माने प्रकाश। अंधकार को प्रकाश मिटा सकता है, अज्ञान को ज्ञान मिटा सकता है। तो अंधकार को मिटाने के लिए जो प्रकाश चाहिए, जो ज्योति चाहिए, वो हमें ज्योतिष देता है। ज्योतिष का संबंध 15 वर्ष के बाद क्या होना ये जानना नहीं है। क्योंकि एक बात, अब ज्योतिष में कुल मिला के 10 सवाल लोगों के जुड़े रहते हैं। बच्चा कब होगा? शादी कब होगी? शादी कब होगी? नौकरी कब डाइवोर्स लगेगी? कब होगा? अच्छा, अब ये नया है। नया। डाइवोर्स कब होगा? डाइवोर्स कब होगा? नौकरी कब लगेगी? ये बीमारी है, ये कब होगी? गिनती के 10 सवालों के अलावा लोगों के पास कोई सवाल नहीं। वही मटेरियलिज्म की बात आ गई। अगर आप कायदे से इन 10 सवालों की पकड़ बना लें तो फिर आप किसी को भी आसानी से मूर्ख बना लेंगे, जो कि समाज में हो रहा है। अगर कोई मैथ्स अच्छा नहीं पढ़ाना जानता तो क्या आप मैथ्स को गलत कहेंगे? तो कोई ज्योतिष का ज्ञान अच्छा नहीं रखता तो क्या आप ज्योतिष को खराब कहेंगे? बट सर, ये मैथ्स एक विषय है। जैसे ज्योतिष एक विषय है, ऐसे मैथ्स भी एक विषय है। मैथ्स, मान लो मुझे मैथ्स पढ़ाना नहीं आता अच्छे से, तो आप मैथ्स को दोष नहीं देंगे। अब ज्योतिष को जानने वालों में अगर दिक्कत है, वो अच्छे जानकार नहीं है, तो आप ज्योतिष को दोष देना शुरू कर देते हैं। यहाँ दिक्कत आती है। ज्योतिष जो मैं एक बार अपनी समझ बता देता हूँ, फिर आप अपनी मेरे को समझा देना। मेरे हिसाब से दो चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज वेयर यू लर्न। एस्ट्रोनॉमी इज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आई थिंक एस्ट्रोनॉमी, लाइक आई विल टेल यू फर्स्ट एंड देन आप मेरे को बता देना कहाँ मैं गलत हूँ या आप क्या सोचते हैं। पहले एक बार मैं बता देता हूँ, फिर वो क्लियर हो जाएंगी चीजें। एस्ट्रोनॉमी जो आर्यभट्ट, भास्कर, ये सब लोग करते थे, या ग्रीस में जो फिलोसफर्स करते थे कि भाई दे स्टडी प्लैनेटरी ऑर्बिट्स, दे स्टडी ग्रेविटी, वो तो खैर फिजिक्स है। दे स्टडी प्लैनेटरी ऑर्बिट्स, दे स्टडी एक्लिप्सेस, वो ये सब, ये भाई अर्थ से मून की कितनी दूरी है, जो अर्थ नहीं रोटेट करती, अर्थ रोटेट करती है, सन नहीं रोटेट करता, यू नो, ये सब है, अर्थ की एक्सिस, ये सब। और एस्ट्रोलॉजी ये आ गई कि अब वो सब है, अब वो चीज़ हमारी पर्सनैलिटी को कैसे अफेक्ट करती है। तो उसमें तो वो साइंस या एम्पेरिकल रिप्रोडक्शन की बजाय तो ये आ गया ना, ये मेटाफिजिक्स आ गई थोड़ी सी। नहीं, इस पॉइंट पे आते, प्रिडिक्शन हो गया। जिस देश में हम रहते हैं, इस देश ने बाहर की सारी गणना बाहर ना खोज के भीतर खोज के करिए। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो भीतर खोजा सो बाहर पाया। बाहर की खोज नहीं हुई, भीतर की खोज हुई, और जब भीतर की खोज हुई तो बाहर का पाया है। इस देश का नाम है भारत। भा माने भास्कर, सूर्य, प्रकाश, रोशनी। जो सदा रोशनी में, ज्ञान में रत है, सो भारत है। ये सदा ऐसी भूमि है, ये इस भूमि से कभी ज्ञान मिट नहीं सकता। फिर उगजेगा, क्योंकि ज्ञान भीतर से आता है, फिर किसी के अंदर फूटेगा, और फिर वो आएगा और फिर फैल जाएगा। तो यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मसीहाज, कि कोई आएगा और मैं बचाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, वही तो बोल रहे हैं आप। अब तुम उसको अलग लाइन में लेके जा रहे हो। मसीहा की बात नहीं है यहाँ पे। आपके मसीहा आप खुद तो हैं। आपके अंदर किसी दिन ज्ञान फूटेगा और आपका जीवन हो गया। जिस दिन तुम्हारे अंदर से वह ज्ञान नहीं मिटेगा, तब तक ये इतनी धारणाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। उनको एक ही तरीका है उनको काट देने का, और काटा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। So you're saying astronomy is a branch of astrology? Sure. But mostly scientists say that astronomy is empirical evidence-based science and astrology is pseudoscience. ज्योतिष को बहुत गहरे से समझना चाहिए। थोड़ा सा अगर ब्रीफ में समझा पाएं तो। आचार्यों से जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, हम जिन सन्यासियों से, जिन आचार्यों से हमारे को इस जीवन में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने कोई अर्थ या धन लेकर ये शिक्षा नहीं सिखाई। ना वो किसी को कुछ बताने के लिए धन लेते, ना वो किसी के पीछे भागते, ना किसी के पीछे भागते। आजकल तो ऐप्स और आ गई हैं। इतने बड़े ज्योतिषी हैं वो, आज भी लोग हैं, बट जिन खोजा तिन पाया।
सर मैं ये चाहूँगा कि मेरे अंदर भी बहुत धारणाएं हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि भाई इसका तो धंधा तो बन ही गया है बहुत बुरी तरह। एड्स देखता मैंने हूँ। वो बीच में आपको एक बात बोली ना, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, ये व्यापार की श्रेणी में आ गए हैं। और जो चीज व्यापार की श्रेणी में आ गई, अब उसका बंटाधार वो चीज हो चुका है। अब इट आप कांट बी रिवर्स्ड। नो, दैट्स सैड। सैड नहीं है ना ये, That's ठीक है, very देखो इसको लो आनंद, क्या कर सकते हैं। आप अपनी दुनिया बदलो, आप अपनी बुद्धि को जागृत करो, आप बुद्धिमान बनो, आप मत जाओ ना, आपके दायरे में जो है उसको बदलो। आप बदलेंगे तो आपका दायरा बदलेगा। सैड नहीं है ना ये, सैड उनके लिए है जो उस चक्कर में आ गए हैं। फंसेगा कौन? जो मूर्ख है। वो फंसाओ ना बुद्धिमान को, नहीं फंसेगा, वो प्रणाम करेगा और निकल लेगा। जय श्री राम। बस जस्ट बी स्मार्ट, बी इंटेलिजेंट, बी ब्रेव। सो कैन यू टेल टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड यूथ कि ये एस्ट्रो टॉक ऐप्स के चक्करों में ना फंसे, बिल्कुल ना फंसे, दूर रहें। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखें, महादेव पर भरोसा रखें, सुबह शाम कुछ देर के लिए मंत्र जप जरूर करें, और जो है समर्पित होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। जीवन में आप किसी भी स्टेज पे हैं, जब आपके अंदर मनसा है, इच्छा है, जो आप कल होना चाहते हैं उसको महसूस करना शुरू करो। समझो इस बात को, आप कल क्या होंगे, आज उस बात को भीतर महसूस करना शुरू कर दो। भगवान पे भरोसा रखो, इन फालतू की चीजों के चक्कर में मत पड़ो। फालतू की चीजें मैं क्या कह रहा हूं, ज्योतिष को मैं फालतू की चीज नहीं कह रहा हूं। जो ये सो कॉल्ड एप्स बनाए बैठे हैं, इन चीजों को मैं कह रहा हूं, इनसे दूर रहो। कोई अच्छा ज्योतिषी आपको मिल जाता है, अचानक मिल जाता है, कहीं मिल जाता है, आप जरूर उनसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन किसी भी जातक का, किसी भी ज्योतिषी से सवाल पूछने का एक नियम होता है। ऐसे ही किसी भी ज्योतिषी का, किसी भी जातक को जवाब देने का भी एक नियम होता है। दोनों नियम को जानते हैं और फिर इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाए, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। तो उन चीजों से दूर रहो। किसी भी ज्योतिष की कभी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कोई आएगा तो मुझे कुछ दे के जाएगा या मैं उससे कुछ लूंगा, और वो जो भी दे के जाएगा वो कभी उसको अपने उपयोग में नहीं लाएगा। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद कभी किसी जातक को कोई सूचना के बारे में हम नहीं बताते। उहा-पोह पटु उस ज्योतिषी के अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वो क्या बोल रहा है, किस जातक को कितनी बात, किस स्तर तक की बात बोल देनी है, वो बहुत उसके अंदर इस बात की होश होनी चाहिए। क्योंकि एक जब कोई आपको ये भाव पैदा हो गया, ये मेरा भविष्य बताएगा, तो आप, ये व्यक्ति उसके मन में बहुत तगड़ा भय भी डाल सकता है और उससे उसका जीवन बहुत खराब हो सकता है, और एक ऐसा कर्म बिगड़ जाता है जो फिर उसका भुगतान बहुत मुश्किल से होता है। और धन कमाने के लिए भय ही डालना पड़ता है। बिना भय डाले कोई उपाय नहीं करवाएगा, कोई रेमेडीज को फॉलो नहीं करेगा, फिर रेमेडीज आएंगी, फिर एक व्यापार शुरू हो जाता है। तो ये दायरा, ये डिस्कशन के दायरा बिल्कुल अलग है। ज्योतिष के बारे में तो अपने आप में बात करना एक बहुत बड़ा विषय है, और मैं एज ए ज्योतिष का एक स्टूडेंट होने के नाते ये कहता हूँ कि ज्योतिष को जो बहुत सारे लोग पाखंड मानते हैं, अभी उनकी समझ बहुत छोटी है, बहुत छोटी समझ है, क्योंकि वो समझ नहीं रहे प्रकृति कैसे काम करती है, नेचर कैसे काम करता है। जो हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, हम उसको पाखंड कह के हम बहुत पीछे जा रहे हैं। ये खोज है उनकी, रिसर्च। आई एम फाइन। तो आपने कहा कि वही 10-12 सवाल होते हैं, अच्छे ज्योतिषी से मिलो, फिर सवाल तो वही रहेंगे, वो क्या बताएंगे अलग से? क्योंकि जब आपके अंदर जब तक 10-12 सवाल है, तब तक आप अच्छे ज्योतिषी से नहीं मिलेंगे। नहीं, चलो मैं तो मिल ही नहीं रहा ज्योतिषी से, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरा तो ये मानना, आदमी अपने कर्मों से बनता है, ज्योतिष में तो क्या ही कोई बताएगा। और अगर नहीं, ये सवाल है कि एक आम आदमी के तो सवाल ही यही है ना, तो वो ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? जो त्रस्त है, जो अपनी जीवन अच्छा चाहता है, जो एक बस, बिल्कुल बिल्कुल आप ये सवाल ही लेकर जाएंगे। तो फिर लेकिन ऐसा क्या अलग पूछे जिसके आदमी? पास जाएंगे, अब वो उनकी जिम्मेवारी है कि आपको वो इन सवालों के साथ आपको असल सवाल कैसे डाल दे आपके मन में। असल सवाल क्या है सर? असल सवाल ये है कि इस दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कैसे हो सकती है। हिंदी में बताओ सर। इस दुख का निवारण, कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ योर दुख, सोरोस, आपके दुख का निवारण। कंप्लीटली।
एब्सोल्युटली। कैसे होगा? कैसे होगा? क्योंकि आज दुख है शादी का, नौकरी का, बच्चे का, ये सारी चीजें हो जाएंगी तो तब क्या दुख नहीं रहेगा? पर ये कोई दुख है बताओ? शादी नहीं हो रही, मान लो, बच्चे मान तो लो, खैर हो मन सकता ने है। मान लिया, बट ये चीजें हो जाएंगी तो क्या दुख खत्म हो जाएगा? नौकरी मिल जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा। मैं एक बात आपका पॉडकास्ट चल जाएगा, फिर आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, बढ़ेंगे बल्कि। आप अमीर बन जाओगे, दुख खत्म हो नहीं जाएगा। नहीं, एक्सटॉर्शन के ना। फोन आएंगे भाई, 2 करोड़ तैयार होने चाहिए। तो आपको दुखों की निवृत्ति चाहिए। वो कैसे होगी? कैसे होगी सर? वो गुरु बताएंगे, फिर वही फंस गए। है ना? क्योंकि हम छात्र हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम सीखने वाले लोग हैं। हो सकती है, लाइक बुद्ध कहते हैं ना, एग्जिस्टेंस इज मिजरी। हमारा होना ही दुख। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस इज नॉट मिजरी। हाँ, क्या बोलते हैं? संसार दुख है। संसार दुख है, और शंकर कहते हैं जगत मिथ्या। संसार मन है हाँ, और संसार दुख है। अच्छा। महात्मा बुद्ध कहते हैं संसार मन है, और फिर कहते हैं संसार दुख है। तो दुख क्या है? क्या है? मन। मन। हाँ हाँ। तो सुख के लिए क्या होगा? मन के आगे जाना पार जाना होगा। पड़ेगा। बिल्कुल जायज है, जहां भी जाएंगे सर साथ में ही है। क्योंकि हमारा पेचा वहां अड़ रहा है सर। स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप जा रहे हो, जो कि एक टीचर बताता है स्टूडेंट को कि भाई, जो कि होना भी चाहिए कि भाई अपना ध्यान से पढ़ो, इस तरह पढ़ो और अपना कुछ डू समथिंग विद योर लाइफ। और मैं वहां जा रहा हूँ, मैं इसको एक अलग गैम्बिट से देख रहा हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल लेंस से देख रहा हूँ कि स्टूडेंट तो करेगा जो करेगा, लेकिन वो बेचारा इतना इल्यूजन में है कि सरकारी नौकरी के अलावा उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नहीं, अब वहाँ अपॉर्चुनिटी फिर आप होती ये हैं। हाँ, ये जिम्मेवारी एक टीचर की है। जैसे मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं, मैं सबको एक ही बात समझाता हूँ कि देखो, हम बहुत अच्छे समय में दिल लगा के तैयारी करेंगे। उसके बाद अगर हमें सरकारी नौकरी मिलती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। जीवन जीना सीखो, जीवन की समझ सीखो। जरूरी नहीं है कि जीवन को अच्छा सरकारी नौकरी से ही बनाया जाता है। अगर ऐसे ही होता तो जितने 1% लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सिर्फ उन्हीं का जीवन अच्छा होता। आप गहराई से देखो, उनका जीवन अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये विषय है जीवन को अच्छा बनाने का। हाँ, हमारा काम इसमें बीच में बच्चों की तैयारी कराना है, मूल रूप से वही है। बट उस मूल रूप के काम के साथ में जो हम साथ में काम कर सकते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर काम कर सकते हैं, वो हर एक शिक्षक का काम करना जरूरी है। मैं ये मानता हूँ, जो जगह ये महादेव की कृपा से हम लोग कर पा रहे हैं, ऐसी जगह कम से कम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बन जानी चाहिए। और जितनी ये जगह बनेंगी, जितनी ऐसी जगह बनेंगी, उतना हमारे समाज का कल्याण होगा। समाज का कल्याण शिक्षकों के द्वारा होता है। जब शिक्षक अच्छे होंगे तो समाज का निर्माण अच्छा होगा। जैसे सर आपने बताया कि भाई देन वी अगेन कम टू एजुकेशन एंड हेल्थ, कि भाई ड्यू टू बैड पॉलिटिक्स, जो हमारे सरकारी स्कूल थे और सरकारी अस्पताल थे, जहाँ पे कम पैसों में, क्योंकि सरकारी स्कूल का अर्थ यही था कि भाई इसको व्यापार मत बनाओ, फ्री में या बहुत ही सब्सिडाइज। हमारे माँ बाप सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। आप खुद पढ़े हैं? मैं 10th तक जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, सोनीपत में, वो गवर्नमेंट एडेड था, SM हिंदू स्कूल। एक किस्म से सरकारी स्कूल ही काउंट किया जाता था उस समय पे। एंड यू टर्न्ड आउट फाइन। जी, लेकिन ऑफ कोर्स एज वी कैन सी, और आज ऐसा हो गया है कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि सरकारी स्कूल मतलब नो। हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हाँ, सरकारी कॉलेज भी चाहिए, सरकारी कॉलेज भी चाहिए, बट सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं है। हाँ, और अब इसको चेंज तो तभी होगा ना, ये चेंज जब जो आगे लोग समाज में जाएंगे, नहीं होगा, वो क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। नहीं होगा, क्योंकि अब शिक्षा व्यापार के दायरे में है। पर किसी को तो इसको बदलना पड़ेगा ना। चाहे कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? जो व्यापार के दायरे में है, उन्हीं के हाथ में व्यापार है, उन्हीं के हाथ में सरकार है, तो वो अपने ही काम पे लात क्यों मारेंगे भाई? तो हम चाहे कितनी बातचीत करते रहे, इसका कोई तो नहीं, इससे नहीं होगा, 100% नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे आपने बोला ऐसे रियलिस्टिक, इससे नहीं होगा। ऐसे अगर हजारों लाखों जगह बन जाएं, जहाँ पे शिक्षक अपने शिष्य को बहुत अच्छे से समझाएं, फिर वो लोग मार्केट में बाहर जाएं, बाहर काम करें, अगर इतनी तादाद में आपने बोला अज्ञान को ज्ञान से काटने वाले लोग हों, तो क्या वो पॉलिटिक्स चेंज नहीं हो सकती सर? बहुत मुश्किल है। मुश्किल इम्पॉसिबल तो नहीं है ना? इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है।
नहीं, कुछ चीजें तो हैं, नहीं, इम्पॉसिबल नहीं। मर के जिंदा होना जो इंसान impossible ने है। सोच लिया, अब यहाँ वहां मत वो- हो जाना कि वी नेवर डाई। नहीं नहीं, वो अलग है, जो जन्मेगा वो मरेगा। हाँ, जो इंसान सोच सकता है वो इंसान के जीवन में जरूर हो सकता है, 100% हो सकता है। बदलाव होता है, 100% होता है। जैसे मैं चाह रहा था बदलाव हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बदलाव नहीं हुआ, हुआ ना, बट लेकिन तुम बदलना चाह रहे हो, माइक्रो और मैक्रो में चेंज लेके आ रहे हो। अंतर होता है ना, एक दायरा और फिर एक समग्र दायरा। आप एक दायरे को में बदलाव ला सकते हैं, समग्र दायरे में बदलाव नहीं ला सकते। सूक्ष्म और फिर बड़े रूप में आप किसी चीज को देखते हैं, तो फिर अंतर है ना। माया में और मन में अंतर है। माया से ही मन है, पर लेकिन फिर भी अंतर है। एक चीज पर और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा सर। अभी दिवाली हुई, दशहरा हुआ, लोग नदियों में बहुत गंद चढ़ाने लगे हैं धर्म के नाम पर। इतना बुरा हाल, यमुना जी तो बची ही नहीं है, इधर जो नहरें हैं उनमें भी इतना बुरा हाल। आप उसे देखो, गांव से आते मैं हुए अगर देखते होंगे। आपको एक बात कहता हूं कि शशांक, अगर तुम अमावस्या की काली रात को अगर ये चीजों का अर्पण कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में ये सुख आ जाएगा। ये सब कर्म हो रहे हैं सुख की लालसा में। और इससे तो हम अपनी नदियों को भी गंदा कर रहे हैं। ये तो मतलब आपके हिसाब से गलत है ना? बिल्कुल गलत है एंड इज इट धर्म? ना, ये धर्म नहीं है, नहीं है ना? ये धर्म नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने, जाके नदियों में गंद चढ़ा देते हैं। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। नहीं, नदी में फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, नहीं, फ्लावर्स आर नॉट गुड फॉर। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? प्रकृति की चीज है, प्रकृति में बह, कोई समस्या नहीं, लेकिन इतनी मात्रा में भी ना हो। अब लोग इतने ज्यादा हो गए ना, तो अब वही दिक्कत है ना। फूल इज नॉट गुड, मतलब वो अब जैसे ये रेत है, ये नदी में से निकला है, और रेत में नदी में वापस जाके डाल दो, इससे नदी में क्या प्रदूषण होगा? कुछ नहीं होगा। बट इतनी समझ कौन लेके आए? आएगी, कोई देने वाला होगा तो। बट लेकिन उस देने वाले को सुनेंगे कितने? ये रैंडमनेस स्पॉट की बात हो रही है, पता है? तुम्हारे मन में ना एक विचार है, क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं तुम्हारी जगह बैठूंगा, जिससे हम किसी से भी एक दिन भी कहीं से भी सीख पढ़ लेते हैं ना, उसके प्रति हमारे मन की भावनाएं बदल जाती हैं। तो फिर हम उससे, उस व्यक्ति से जीवन भर एक अलग भाव से मिलते हैं। यही अगर शशांक का मिलना अमित से किसी और रूप में हुआ होता तो फिर अलग भावनाएं होती। जैसे ये लड़का बैठा है, इसकी भावनाएं अलग हैं, इसकी भावनाएं अलग हैं। जैसे ये निरंतर एक सवाल रहता है कि व्यक्ति का ना व्यवहार बदलता है। मैं कहता हूँ 100% बदलना चाहिए। अगर व्यक्ति एक ही व्यवहार में रहेगा तो बहुत अनैतिक है, बहुत अनैतिक है। पीपल शुड चेंज। यस, अमित का अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार कुछ और होगा, आपके प्रति कुछ और होगा, पिताजी के प्रति कुछ और होगा, छोटे भाई के प्रति कुछ और होगा, स्टूडेंट्स के प्रति कुछ और होगा, अपने गुरु के प्रति कुछ और होगा। अगर वो एक ही व्यवहार में चलेगा तो बहुत अनैतिक बात हो जाएगी। अगर किसी को व्यवहार में ये बात नहीं समझ में आ रही, बहुत अनैतिक व्यक्ति। तो ये बहुत लोग कहते हैं कि उसका व्यवहार बदल जाता है। क्यों नहीं बदलेगा? हर व्यक्ति के साथ व्यवहार अलग होता है और 100% होता है, होना ही चाहिए। आपसे मैं मिलूंगा अलग भाव से, अलग उससे मिलूंगा, नवीन से मिलूंगा तो मेरा भाव सेम कैसे हो जाएगा? होना ही नहीं चाहिए। मूल स्वभाव अलग बात है। कैसा लगता है सर आपको मुझसे मिलके? अच्छा लगता है, सच्ची में पूछ रहा हूँ मैं, कैसा लगता है? सब है गटराम बोल रहा है। ये तो आपने मेरे को बहुत कॉमनाइज कर दिया सर। अरे नहीं, शशांक देखो, हर एक व्यक्ति ना कहीं जुड़ जाता है। स्टूडेंट ना लाइफ में बहुत सारे आते हैं, और मेरे जीवन में इतने बच्चे मेरे से मतलब पिछले कुछ समय से पढ़ के गए हैं, लेकिन इसमें से ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे मेरा जुड़ाव ऐसे हो गया जैसे वो मेरे छोटे भाई हैं। और कुछ स्टूडेंट पढ़ के चले गए हैं, उनसे कोई वार्तालाप नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि उनको समय मिलते ही सीधा यहाँ पहुँचते हैं। तो वो सबकी भावनाएं हैं ना, कुछ के साथ जुड़ाव अलग हो जाता है, कुछ के साथ अलग तरीके से होता है। हाउ इज इट डिसाइडेड? मतलब ये जुड़ाव का क्या सीन है? नहीं, कैसे जाता आप है? निर्धारित नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते। आपकी ऊर्जा, जैसा आप कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन जो है वो आपको खींच ले जाते हैं। आपकी जो मेंटल इंक्लिनेशन है आपको उन लोगों से मिलाना शुरू कर देती है जैसे कहीं ना कहीं आप होना चाहते हैं।
उनसे आपका जुड़ाव हो जाता है। ये थोड़ी सी अलग कहावत है कि डैड को डैड ढूंढ लेता है, तो ढूंढ ही लेता है, सच्चाई बात है। ढूंढता नहीं है, वो अपने आप से प्रकृति मिला देती है। वो गंगा जी के घाट पे हर कोई व्यक्ति मिल ही जाता है उस तरह का। सेरेंडिपिटी। तो क्यों ऐसा होता है कि मजदूरों की दोस्ती मजदूरों से ही होती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं, समझो आपने, वो तो क्लास डिवाइड हो गया ना फिर। इसमें क्लास नहीं घुसानी चाहिए। यहाँ बात हो रही है कि जैसा संग होगा वैसा रंग होगा, पर दोस्ती तो बहुत जैसा लोग- रंग होगा वैसा संग होगा। हम्म, जब हम बोलते हैं कि संग जैसा है वैसा रंग है, हम्म, तो इसकी वाइस वर्षा में भी आओ, जैसा रंग है संग भी वैसा ही होएगा। हम्म। हम सिर्फ एक बात करते हैं कि आपका संगत जो है वैसी आपकी रंगत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपकी रंगत जैसी होगी वैसी आपकी संगत हो जाएगी। इसका सोचो क्या इसके मतलब है? ऊपर। जैसी आपकी संगत है वैसी आपकी रंगत हो जाएगी। और आप बोलते हो जैसी जैसी आपकी रंगत है वैसी आपकी संगत हो जाएगी। दोनों काम करती हैं। इसका मतलब मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं बिगाड़ा, मैं पहले से बिगड़ा हूँ। आपने अपने दोस्तों को बिगाड़ दिया। मे बी जो मेन स्ट्रीम फॉर्म ऑफ रिलीजन है उसमें बिलीफ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी सोलेस तो ढूंढता ही है ना कहीं तो वो चाहता है कि वहाँ से उसको शांति मिले। सो व्हेन पीपल बिलीव इन अ सुपीरियर पावर दैट मे बी गिव्स देम अ सेंस ऑफ कंफर्ट, इसीलिए गॉड का वो कंसेप्ट क्या होता है कि ना, हर श्रेणी का बच्चा है। आप किसी प्ले स्कूल में जाने वाले बच्चे को छठी क्लास का गणित नहीं पढ़ाएंगे, या छठी क्लास में जाने वाले बच्चे को आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाएंगे, या इंटीग्रेशन वाले बच्चे को आप बहुत हैवी क्वांटम फिजिक्स नहीं सिखाएंगे। तो वो जैसे जैसे बुद्धि का स्तर बढ़ता चला जाता है तो आपका पैमाना बदलता है। सब चीज़ें अपने अपने स्थान पर उचित हैं। एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी की अलग अलग स्टेप्स हैं, तो हर एक स्टेप का अपना योगदान है। आप किसी को छोटा बड़ा नहीं देख सकते। आप ना भगवान में ये कह सकते हैं कि भक्ति जो कर रहे हैं, सेवा जो कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, वो हर एक स्टेप है। जब सब स्टेप से आप आगे बढ़ेंगे, जब आप पीएचडी स्कॉलर हो जाएंगे, तो आप बहुत अलग तरह का ज्ञान पाएंगे। बिल्कुल नहीं, जायज़ बात है। तो आप किसी चीज़ को गलत सही ठहराने के दायरे में मत जाओ। सब चीज़ों की अपनी भूमिका है। सब चीज़ अपना अपना काम कर रहे हैं। अब भारत देश इतना बड़ा है ना, तो इसमें जो छोटी बुद्धि के, या छोटी बुद्धि कहना थोड़ा सा इसमें हार्श हो जाएगा, या अभी जिनको भक्ति समझ में आ रही है तो भक्ति करो, सुबह शाम मंदिर जाओ, आरती करो, प्रार्थना करो, कुछ तो कर रहे हैं ना, हनुमान चालीसा पढ़ो, कुछ तो कर रहे हैं। अब उनको कहो शांत होकर स्थिर बैठो, कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ सकते। तो अभी क्या करेंगे? आरती करो, शंकर की करो, क्या करेंगे? ये तो करो, कुछ तो करो। यहाँ से शुरुआत होएगी तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। नाउ दिस आई डोंट नो इफ आई एम गोना कट दिस और नॉट, लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये सब बेवकूफ़ी है, बैठकर मतलब कुछ लोगों को लगता है दिस इज द बेस्ट थिंग दे कैन डू, जो कि है नाम जपना। मतलब जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो एक वेदों की रिचुअल अथॉरिटी को हटाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो गए थे, इसलिए बुद्ध आए, उन्होंने कहा कि भाई ये रिचुअल ये सब पाखंड है, बलि देना और ये सब, इसलिए आप सिर्फ नाम, ये तो नाम जपना तो खैर नानक ने कहा था, बुद्ध की तो अलग ही फिलॉसफी है। तो हम देखते हैं हर 500-1000 साल बाद एक अलग फिलॉसफी आती है। फिर आपने बोला भक्ति एक बेस है, हनुमान चालीसा पढ़ना बेस है, कुछ लोग उसी को बहुत सुप्रीम मानते हैं। फिर उससे ऊपर क्या है? फिर ज्ञान, आपका हर सवाल का जवाब आप यही दे रहे हो कि ज्ञान है। ज्ञान सुप्रीम है, ब्रह्म ज्ञान सुप्रीम है। ब्रह्म ज्ञान किसका? लक्ष्मीचंद का ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान किसी का नहीं होता, ज्ञान ही सबका होता है, ज्ञान से ही सब होता है। You're confusing me because नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। अगर इतना सहज ज्ञान हो जाए तो फिर तो हो गई ना मुक्ति। नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे पहले लगता था कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ होगा, अब नहीं लगता। हाँ, क्योंकि वो स्टेप बदल गए ना, आपकी कक्षा बदल गई। तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे अंदर कमी है? आप बेवकूफ नहीं हैं। आप ये बेवकूफ़ी ना करें कि तब मैं हनुमान चालीसा करता था तो मैं बेवकूफ़ था। नहीं, उस समय मेरी कक्षा अलग थी, उस समय बुद्धि का पैमाना अलग था, अब बुद्धि का पैमाना अलग है, अब मैं कुछ और समझ सकता हूँ। इससे मैंने एक चीज़ निचोड़ी है, ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग, डोंट एवर रिग्रेट योर पास्ट इवेंट्स। नहीं, ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि लोग पुरानी चीज़ें याद करके शर्माते हैं, लेकिन बचपन में मैंने ये क्यों किया? जो हुआ वैसा ही होना था, वो तय था। इस धरती पे अनहोनी कुछ नहीं होती,
अनहुआ कुछ नहीं होता। जो होना है या जो हुआ है वो अनहुआ कैसे हो गया या अनहोनी कैसे हो गई? वही होना था, वही हुआ, ऐसे ही होना था, वो तय था। तो सर जैसे अभी ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, हाँ, होनी थी, फ्लाइट अनहोनी नहीं थी। 100 300 लोग नहीं, वो होनी थी, वो होनी थी, अनहोनी नहीं थी। आप उसको अनहोनी नहीं कह। अगर वो अनहोनी होती तो होती कैसे? So is it like pre-planned? मतलब when I talk God about you, when I talk about God to you, तो आप God को as a creator देखते हैं या is it all randomness? Like do you रैंडमनेस। randomness मतलब जैसे आपने बोला ना होगा ही वो, अब randomly उस प्लेन में किसी से कुछ फेलियर हो गया, उसने वो चीज़ नहीं की या कुछ ऐसी टेक्निकल फेलियर हो गया, तो like is it all? इसके लिए ना मैं कहूँगा किसी अच्छे काबिल गुरु के पास सर पहुंचो, आपसे काबिल जहाँ कौन पे है? आप नहीं, हम शिष्य हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो जहाँ आपका पे शिष्य आप मैं हूँ? जहाँ ना नहीं हूँ। हम शिष्य कभी शिष्य नहीं बनाता, वो गुरु का अधिकार होता है। जहाँ आप समझ पाएंगे ईश्वर क्या है और ब्रह्म क्या है, ये दोनों में भेद क्या है, कैसे समझाया गया, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। जब तक आप इनको सही तरीके से जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इस तरह के सवाल उठते ही रहेंगे, है ना। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, व्यापक क्या है, ब्रह्म क्या है, को थोड़ा सा विस्तार में जानना होगा। मैंने बीच में एक बात बोली थी, मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है और प्रपंच क्या है, ये जानना विचार है, इसके अतिरिक्त सब कुविचार है। तो जिस दिन आप विचार करेंगे उस दिन ये कुविचार जो हैं खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं तो द रैंडमनेस पॉड के माध्यम से ही आपसे पूछना चाहूँगा, और ये मैं बहुत जानना चाहता हूँ कि एक तो वो भगवान हो गया जिसको बोल देते हैं कि भाई भूमि गगन वायु आकाश, ये एक बहुत ही बेसिक ट्राइबलिस्टिक जी डेफिनेशन होगी पंच तत्वों के। अब वो पंच तत्व जिसमें हमने बोला प्रपंच क्या है, तो वो 5 तत्वों की बात हो तो जाएगी। किसी के लिए वो प्रपंच ही भगवान हो गया। तो वही है ना, स्थिति के अनुसार। फिर हम वेदों से उपनिषद पे आते हैं, फिर जहाँ वेदांत पे आएंगे, फिर वेदांत पे फिर आते हैं, अद्वैत वेदांत पे आएंगे। अद्वैत, और फिर पुराणों में तो खैर वो तो अलग ही, पुराण आर डिफरेंट देन अद्वैत, ये तो मानना पड़ेगा। पुराण अलग है ना, और जो पुराणों पुराना है सो पुराण है। हाँ, और हमारे यहाँ पुराणों का ज्यादा प्रचलन है, और अद्वैत की तो बात मेरे ख्याल से है ही नहीं। और अद्वैत पे आते हुए, अद्वैत वो सुप्रीम नॉलेज है जो आपके सभी अज्ञानों को काट देता है। तो फिर तो अद्वैत सबको बताना चाहिए, जी सबको बिल्कुल, समझाना चाहिए। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ से आप उस बदलाव की तरफ जा सकते हो जिस बदलाव की आप बार बार बात कर रहे हैं। क्या अद्वैत का बेसिक कॉन्सेप्ट सही है कि नॉन डुअलिटी, मतलब आप और मेरे अंदर कोई भेद नहीं है, जब तुम और मैं का नहीं, भेद सिर्फ खत्म इतना हो जाता नहीं है? है, सिर्फ Basic इतना मैंने नहीं बोला। है, सिर्फ इतना नहीं है। ये क्या है? बहुत बहुत गहराई से चीजों को समझाता है, थोड़ा सा बताओ सर। ईश्वर बहुत और गहराई ब्रह्म से में चीजों भेद को क्या समझाता है। और- आप जब ये बात करें कि मेरे में और आप में कोई भेद नहीं है, ये जिस स्तर पर जाकर बात कहेंगे ना, पहले आपको उस स्तर तक जाना पड़ेगा। अभी जब तक मैं इसको मैं माने बैठा हूं तब तक मैं ये बात नहीं कह सकता हूं। जब तक शरीर में मैं पना है, मन में मैं पना है, देह में मैं पना है, बुद्धि में मैं पना है, तब तक ये बात नहीं कही जा सकती। मेरा जो मैं समझना जैसे चाहता हूँ वो ये भी है एक छोटी सी कहावत है, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, मैंने सुनी है तो वो मैं आगे बता रहा हूँ, क्योंकि सूचनाएं भीतर आती है, वही सूचनाएं फिर बाहर आती है। बिल्कुल। एक व्यक्ति के घर में आग लगी हुई थी, वो रो रहा था बहुत जोर से। तो किसी ने आके उसको पूछा कि भाई क्यों रो रहा है। उसने कहा भाई मेरे घर में आग लगी हुई है, रोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा मैं। तो उसने बताया कि ये तेरे बेटे ने बेच दिया था भाई। और जैसे ही उसको पता लगा पूछ लिए आंसू सारे। घर में आग कम नहीं हुई है और भभक गई है, लेकिन उसके आंसू खत्म। कारण उस घर के अंदर से उसका मेरापन गया। जैसे ही कुछ देर के बाद एक व्यक्ति आया, भाई बयाना हुआ था, रजिस्ट्री ना हुई। तुरंत शुरू हो गया रोना। क्यों? अब वो इतनी देर में क्या कुछ बदला? एक बार के लिए मेरापन हटा, दुख गया। जैसे ही मेरापन आया तो फिर दुख आ गया। तो आपको चीजों को बहुत गहराई से जानने की आवश्यकता होती है, और जानते आप तब हैं जब आपकी जानने की इच्छा होगी। जिस दिन आपको ये अज्ञान दुख देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस दिन आपको ज्ञान की जो मिलने की राह है वो खुल जाएगी, सब चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। जिस दिन तक आपको असली दुख नहीं होगा ना, जो दुखों के पीछे का मूल कारण है,
तब तक आप उस दुख को नहीं पकड़ेंगे, तब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे। आप छोटे छोटे दुख खत्म करते रहें। मैं इसकी लाख टहनियाँ काटता रहूं, सब टहनियों को काटता रहूं, पेड़ खत्म हो जाएगा? पेड़ खत्म होगा जड़ के काटने से। जैसे ही मैं इसकी जड़ काट दूंगा, पेड़ खत्म हो जाएगा। हम जड़ नहीं काट रहे, हम टहनियाँ काटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जीवन में ये खत्म हो जाए, मेरे जीवन में नौकरी मिल जाए, मेरे जीवन में ये आ जाए, मेरे जीवन में 2 करोड़ आ जाए, मेरे जीवन में 1.5 करोड़ ये क्या हो रहा है? ये टहनियाँ काटने का प्रयास कर रहे हैं। काटते रहो, एक टहनी कटेगी, दूसरी उग जाएगी, फिर उग जाएगी, फिर उग जाएगी, फिर हो जाएगी। एक गुरु और एक शिष्य बैठ के बातचीत कर रहे हैं, दैट इज द बेसिक मीनिंग। बातचीत चलती रहनी चाहिए, सवाल जवाब चलता रहना चाहिए। देखो शशांक, मैं ना इसमें गुरु और शिष्य में एक बात समझता हूँ, या दो लोगों में, हाँ, दो लोगों में नहीं, बात वही है। बट जब आप, जैसे जो मैंने सीखा है, जब तक आप एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं, जैसे इससे सीख रहे हैं, छात्र के जीवन में है, मैं क्लास में खड़ा हूं तो मैं अपने आप को अध्यापक मानता हूं। मैं गुरु शब्द अध्यापक के लिए उतना उपयुक्त नहीं समझता। जो ये कोचिंग दे रहा है, जो स्कूल में पढ़ा रहा है, वो अध्यापक है। गुरु का अर्थ है जो आपके आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति रूप का जो अज्ञान है उसकी काट करे, उसका ज्ञान आपको दे, सो गुरु है। ये मेरी परिभाषा है। मेरी परिभाषा माने जो इस जीव की, इस मन बुद्धि की परिभाषा है। तो बहुत जरूरी है। इस संसार में बहुत सारी चीजें ऐसे जाती हैं कि आप कहो कि फिर ये कैसे बदले। जब तक इस संसार में भय है, लालच है, कैसे बदलाव आएगा? भय जरूरी है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बिहार चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए खाते में डाले गए, साथ में एक भय डाला गया। कैसे? अगर तुमने वोट नहीं दी तो नतीजे आने के बाद, सरकार बदलने से पहले ये खाते में से पैसे, लालच दिया गया, साथ में भय दिया गया। एक छोटी सी कहानी है, बंदर को पकड़ने का एक बहुत शानदार तरीका है। कैसे पकड़ते हैं? चने बिखेर देते हैं और थोड़ा सा गड्ढा करके एक सुराई जमीन के अंदर दबा देते हैं। बंदर आता है, चना उठाता है और फिर उस सुराई के अंदर हाथ देता है। जब हाथ देता है तो हाथ खाली होता है, अंदर मुट्ठी भरता है चने की, और जब उसको निकालने की कोशिश करता है तो हाथ फंस जाता है और इतनी देर में बंदर को पकड़ लिया जाता है। यही काम हमारे साथ होता है। दोनों चीज आ गई इसमें, लालच दिया गया, जैसे ही, अब जब तक ये लालच और भय दोनों चीजें रहेंगी तब तक आप कैसे बदलाव की बात करेंगे? तो लालच और भय कैसे जाएगा? ये मन के अंदर होता है। लालच भी मन में, भय भी मन में, तो उसके लिए मन पे काम करना पड़ता है। क्योंकि हमने जितनी भी अभी तक बात की है, चाहे वो लोगों का नदियों को गंदा करना हो या आपस में लड़ना हो, वो किसी ना किसी लालच या भय से होता है। भय कि मेरा ये नहीं होगा, भय कि मेरा वो नहीं होगा, और आप बोलते हो ये सब दूर होगा मन। क्योंकि लालच किस में है? हाथ में है, शर्ट में है, पैंट में है, कहाँ है? मन कहाँ है? मन कहाँ है सर? हाँ, यहाँ तो हर्ट है। मन कहाँ है? मन कॉन्शियसनेस, मेरे ख्याल से ब्रेन। ये विषय अलग हो जाएगा। मन कहाँ है? तो ढूंढो मन कहाँ है, क्योंकि मन में ही समस्या है। एक्चुअली मेरा जो अगला टॉपिक है ना सर, वो एक प्रोफेसर है यहाँ, एनी बख्शी, वो इसी के ऊपर है। मैं टॉपिक का टाइटल है माइंड वर्सेस ब्रेन, कि जो एक ब्रेन है वो और बात एक है। मैं तुम्हें सवाल देता हूँ उसके बारे में। मन और बुद्धि। मन अर्थ है जो संकल्प और विकल्प जिसमें सदा चलते रहें। बुद्धि है जो निर्णय देती है। पंचकोश को जान के, सुन के, समझ के जाना। जैसे हम कहते हैं कि मेरे अंदर ना 2 तरह की आवाजें होती है। 2 तरह की आवाज नहीं होती। वो एक मन शोर कर रहा है, ऊपर से बुद्धि निर्णय देती है। ऊपर से बुद्धि बोलती है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। वो जो निर्णय देने का काम है वो बुद्धि का है, वो मन का नहीं है। मन तो सदा निरंतर विचार करता रहता है। सर एक डाइकोटमी दिखती है मुझे रिलीजन में और कल्चर में। एक तरफ हम परम ब्रह्म की बात करते हैं, ज्ञान, अद्वैत, फिर दूसरी तरफ एक ऐसा फॉर्म ऑफ सोशल स्टिग्मा आ जाता है जहाँ किसी इंसान को छूने तक से कोई अपवित्र हो जाता है। वो जो कहते हैं ना कि शंकराचार्य ने कहा कि भाई जगत मिथ्या, शुद्र सत्य। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम,
वो उन्होंने ये बोला, लेकिन जैसे ओशो ने फिर ये बात बताई कि कैसे वो चलते हुए अगर उनको एक चंडाल ने छू लिया तो शंकर को बड़ा गुस्सा आया। तो ये हो गया कि जगत मिथ्या ना, शूद्र सत्य। उसके बाद ऑफ कोर्स वो बोला गया कि वो शिव के अवतार थे या जो भी है। नहीं, देखो बात को ना किस कॉन्टेक्स्ट में किस बात को समझाया जाता, फिर से मैं इस बात को लेके आऊंगा। ये जो छुआछूत वाली चीज एक समय भारत में चली, कुछ समय के लिए चली, अभी भी है, अब खत्म हो गई। आपके आसपास नहीं होगी। नहीं, मानो इस बात को, हो गई। बहुत है सर, बहुत नहीं सर, हर जब कोई चीज 90% खत्म हो जाए तो उसको खत्म मानते हैं, क्योंकि अब वो 10% भी धीरे धीरे समय के अनुसार कालांतर के साथ साथ निकल जाएगी। अब 10% बची या 90% नहीं बची, मानो इस बात को। मैं नहीं मानता सर, मतलब फिर से वही बात आएगी जो मैंने कहा कि जॉब किसके पास नहीं है, जिसके मन में विचार है कि जॉब नहीं है। अब छुआछूत जो है किसके लिए नहीं मिटी, जिसके मन में अभी है, अपने मन से मिटाओ, मिट जाएगी। रियलिटी है ना, मतलब अगर आप डेमोग्राफी की देखो, यूपी, बिहार, झारखंड, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की, एमपी, वहाँ पे ही तो सबसे ज्यादा केसेस आते हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसे। नहीं, वहाँ भी धीरे धीरे बहुत फर्क आ रहा है, वहाँ भी धीरे धीरे फर्क आ रहा है। आएगा, क्यों नहीं आएगा? इस चीज में फर्क आ रहा है, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आएगा। क्या हरियाणा से जातिवाद खत्म हो सकता है कभी? एक बहुत कास्ट प्राइड है ना अपने यहाँ। हरियाणा से जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना नहीं चाहिए या चाहिए, ये अलग विषय है। तो क्या होना चाहिए? आप क्या चाहेंगे? मतलब क्योंकि अगर जातिवाद की बात करें तो जो आप काम कर रहे हैं तो ब्राह्मणों का काम है, आपका तो है नहीं। अच्छा, जातिवाद होता अगर हम क्या वर्ण है? व्यवस्था के हिसाब से चलें, जातिवाद, अभी जो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, जातिवाद होता क्या, जब तक ये नहीं समझोगे ना तब तक ये सवाल मन में जागृत होता रहेगा। क्या होता है सर जातिवाद? जातिवाद जो है इस देश में, इस भारत में 8 वर्ष तक बच्चा माता पिता के पास रहा, उसके बाद वो अपने गुरु के पास, आचार्य के पास, उसके गुरु कुल में गया, जो गुरु के कुल में चला गया सो गुरुकुल में चला गया है। अब वहां जाके वो शिक्षा ग्रहण करेगा, सिर्फ शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, वहां पे वो व्यवहार भी सीखेगा और उसके साथ बहुत कौशल सीखेगा, बहुत स्किल सीखेगा। अब वहां पे जैसे गुरु निर्धारित करेगा या गुरु जिस व्यक्ति को जिस प्रकार से पास करेगा कि ये बच्चा जो है शिक्षा में निपुण है, पठन पाठन में निपुण है, तो ये ब्राह्मण का काम करेगा, लोगों को सिखाने का काम करेगा। ये व्यक्ति बहुत बलशाली है, बहुत बलशाली है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये देश की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, जिसको हमने क्षत्रिय समाज कहा। ये व्यक्ति को लेन देन व्यापार की समझ बहुत अच्छी है, ये वैश्य समाज का, वैश्य के काम करेगा। एक दायरा बनाया। फिर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी आए जो शरीर से मजबूत नहीं, मन से भी मजबूत नहीं, बुद्धि से भी मजबूत नहीं। मन बुद्धि से मजबूत नहीं हुआ तो व्यापार नहीं कर पाएगा, शरीर से मजबूत नहीं हुआ तो देश की रक्षा कैसे करेंगे, और बुद्धि से बहुत निपुण नहीं है तो पठन पाठन के कार्य में कैसे आएंगे। तो उनके लिए भी व्यवस्था बनाई, जिनको हमने शूद्र समाज का, जिनके हिस्से में इनकी सेवा का कार्य लगाया गया। ये तो फिर अब क्योंकि अगर लोहार, सुनार, जितनी भी कास्ट हैं, ये बुद्धि से निपुण है तभी तो कुछ काम कर रहे हैं ना सर। कोई सेवा कैसे करेगा अगर बुद्धि से निपुण नहीं होगा? लोहार को आप छोटी जात क्यों कह रहे हैं? मैं तो कह ही नहीं रहा, पर शूद्र जात, शूद्र तो यही है। नहीं, शूद्र का अर्थ अलग होता है। क्या होता है शूद्र का अर्थ अलग? ये व्यक्ति जो लोहार हैं, कुम्हार हैं, ये शूद्र छोटी जाति है, ये छोटी जाति के नहीं है। तो ये किस श्रेणी है? ब्राह्मण है या वैश्य है? ये किस श्रेणी में आएंगे? आप इसमें देखो, उसमें किस किस का उपयोग हो रहा है, ये बताइए कि वर्ण व्यवस्था में किस श्रेणी में आएंगे? ये ब्राह्मण तो है नहीं ना, ये क्षत्रिय, वो तो राजपूत हो गए, नहीं वैश्य बने हुए, तो ये बाकी जाति को आपने डिफाइन ऐसा कर दिया ना कि राजपूत जो हैं वो क्षत्रिय हैं, या मराठा जो है वो क्षत्रिय हैं, या जाट जाति जो है वो क्षत्रिय है, या रोड जाति है जो, ऐसा कुछ नहीं होता। समझो, क्षत्रिय का भीतर का जो गुण होता है ना, जो पनपता है, वो अलग से पनपता है, अलग से होता है। इस व्यवस्था को समझोगे भीतर से तो आपको भीतर से समझ में आएगा कि जो व्यक्ति के अंदर व्यापार की भावनाएं उठती हैं, वो व्यक्ति वैश्य समाज से आएगा। अब क्या हो गया है, अब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरा क्षत्रिय है, पूरा वैश्य है, पूरा शूद्र है, कोई भी एक जैसा नहीं है। चारों वर्ण हमारे अंदर ही हैं। चारों वर्ण हमारे, फिर तो कास्टिज्म शुड एब्सॉल्व। अब कास्टिज्म है नहीं, अब ये सूचनाएं भर भर के आपके दिमाग में डाला गया है।
आपके दिमाग में डाली गई है। ये जातिवाद जो कह रहे हैं, ये आपके दिमाग में डाला गया। जो मैंने बीच में एक बात बोली थी कि अगर मैं आपका एक छोटा सा सिस्टम छेड़ दूं जिसमें सारी सूचनाएं भरी पड़ी हैं, कहाँ गया कास्टिज्म? खत्म हो गया, डिजॉल्व। फिर ये ऑनर किलिंग क्यों होती है फिर? वही ना, अगर अंतरजातीय विवाह हो जाता है और फिर वो मार शशांक, दे उन्हें उनके जीवन में जो सूचनाएं भरी गई हैं वो इस स्तर पर भरी गई हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर आपका जीवन जो है बिल्कुल निरर्थक है, आपकी पुश्तें खराब हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। वो विचार ऐसे डाल दिए गए हैं और वो विचार इतने जोर से डाल दिए गए हैं जिसके कारण ऑनर किलिंग होती है। फिर वही तो कास्टिज्म है ना सर, जिसको आप बोल रहे हो खत्म हो गया है। कास्टिज्म मानसिक सोच है, जातिवाद फिर से एक सोच है। जैसे गरीबी जो है वो तब है जब आपकी मानसिकता गरीबों वाली है। अगर आप मानसिकता आपकी गरीबी की नहीं है तो आप गरीब नहीं हो सकते। ऐसे ही जातिवाद एक मानसिकता है, जातिवाद असल में नहीं है। जाति असल में नहीं है, ये एक सोच है। सोच डाली जाती है समाज से, आपके माता पिता से। आपके माता पिता ने जैसा शशांक को गढ़ना चाहा उन्होंने वो ऐसा गढ़ते चले गए। वो नहीं, वैसा तो कर नहीं पाए वैसे वो, लेकिन इसमें फिर समाज का हिस्सा भी है ना, स्कूल का हिस्सा भी है, फ्रेंड्स का हिस्सा भी है। आप पूरा सब कुछ अपने माता पिता से ग्रहण थोड़ी ना करें। सारी सूचनाएं आपको किससे मिली हैं? तो क्या ये सिर्फ एक ही व्यक्ति से मिली है? ये आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ कि ठीक है भाई, जो कास्ट है या कोई भी आइडेंटिटी है दैट इज कंस्ट्रक्टेड, दैट वो होती नहीं है, वो बनाई जाती है, आइडेंटिटी बनाई जाती है। बिल्कुल समझ गया मैं बात। लेकिन बन के तो फिर वो रियलिटी है ना। ये जो विचार जो आप बार बार कह रहे हो, जातिवाद मिटना चाहिए, नहीं, मैं सिर्फ क्या ये विचार आपका है कि विचार ये भी आपके आपको डाला गया ना? ये डाला गया, बिल्कुल डाला गया, ये डाला ऑफ गया। कोर्स। आपने 100 जगह से सुना है जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना। आपने निबंध लिखे हैं जातिवाद के। मैंने सोचा ये भी सुना है कि ये होना चाहिए। तो इसलिए आप अभी कॉन्फ्लिक्ट में हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना चाहिए। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है कि जातिवाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर से कॉन्फ्लिक्ट मिट जाएगा तो बाहर भी मीठा दिखेगा तुम्हें। हाँ, फिर आप सोचोगे कि मैं इसको स्टूडेंट्स की या प्रिपरेशन की बातों से दूर लेके जा रहा हूँ, बट और ये चीज़ जैसे आपने बताई कि भाई गुरुकुल होता था पहले, ऐसे होता था, बिल्कुल वो। और इंडिया में नहीं, वो हर जगह ही होता था। जापान में अलग कास्ट सिस्टम था, चाइना में अलग था, देवर, और इजिप्ट में अलग था कि भाई प्रीस्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ये है वो है। लेकिन इंडिया में ऐसे हो गया कि इट गॉट रिचुअली टाइड। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, जो कि धर्म को समझते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। और कई बार ये हो जाता है कि इवन हिंदुइज्म इज जस्ट रिड्यूस्ड टू कास्ट सिस्टम, कि जाति और ये कास्ट इनइक्वालिटी हिंदुइज्म का इतना बड़ा पहली बात तो पार्ट। मेरा सवाल तो पूरा, हाँ, मैं सवाल हो गया तुम्हारा। अच्छा क्योंकि हिंदुइज्म जो है ना वो कास्टिज्म पे रिड्यूस नहीं हुआ है। करते हैं कुछ लोग, नहीं, उसके लिए हिंदुइज्म को समझना जरूरी है। हिंदू है क्या, धर्म है क्या, सनातन है क्या, जातिवाद है क्या, जब तक आप उस चीजों को गौर से नहीं जानेंगे तब तक आप उसके गहराई में नहीं जा सकते। कुछ समझाएंगे सर थोड़ा सा प्लीज? एक व्यक्ति के मन को गढ़ा जाता है। शशांक की आयु कितनी है? 26 वर्ष है। 26 वर्ष तक शशांक ने बहुत सारी सूचनाएं ग्रहण की। बिल्कुल। इन सूचनाओं पे बुद्धि ने अपने कुछ निर्णय दिए, जिसमें से कुछ सूचनाओं को बुद्धि ने ओके कर दिया और उनको हमने मानना शुरू कर दिया। बिल्कुल। जिस पे टिक लगा वो बात हमने मान ली। जिन पे टिक नहीं लगा उन चीजों को भी हमने एक दायरे में छोड़ रखा है, मानते नहीं उसको, क्योंकि अभी हमारी तरफ से बुद्धि का टिक नहीं लगाया। जिन पे टिक लग गया उनको तुमने बिल्कुल ऐसे मान लिया, जिन पे नहीं लगा उनको तुमने एक तरफ कर दिया, उनको तुम बदलना चाह रहे हो, तुम उनको भी टिक के दायरे में लाना चाह रहे हो। तो हमारी बुद्धि जिस तरीके से चल रही है, या शशांक जिस तरीके से सोच रहा है, या कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से सोच रहा है, तो ये सारी चीजें आपके उस 26 वर्ष तक के, या उस प्रारब्ध के, या उस पूर्व जन्मों में जो इस जीव के मन बुद्धि पे छाप छोड़ी गई हैं, जिसका प्रभाव दिखता है। अगर इन 26 वर्षों में अगर ये छाप एक कहीं ईसाई के घर में ये शशांक पैदा होता तो छाप अलग ढंग की होती, मुस्लिम के घर में पैदा होता तो छाप अलग ढंग की होती, बुद्ध के घर में पैदा होता तो छाप अलग ढंग की होती। तो फिर वो उसी तरह के उसके सारे सवाल, उसकी उस समय की बुद्धि उन चीजों पे टिक लगा देती, बाकी को फिर वो शंका में रखती।
तो यहाँ सवाल मन का, बुद्धि का ज़्यादा है, मन का ज़्यादा है, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं मन में चल रही हैं, तो आपको बहुत गौर से उन चीज़ों के बारे में जानना होगा। What's your identity, sir? Are you an Indian, a humanist, a Jat, a Hindu? Or what are you? Which a teacher? A form of consciousness? Like, if I ask you what are you, so what would be your answer? शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। So you're part of that supreme consciousness. क्या मैं भी हूँ? बस इतना ही। क्या मैं भी वही हूँ या मैं कुछ और हूँ? सब वही है, सब वही है। सब वही। सब है गट राम बोले, राम बिना को बोले रे। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया भाई। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक रैंडमनेस पॉड में एक सीरीज अलग ही होनी चाहिए अमित सर के साथ। तो दिस वाज टुडेज एपिसोड ऑफ द रैंडमनेस पॉड एंड आई होप दैट यू एंजॉयड इट। और आज मैं नहीं बोलूँगा आपको, आज आपको सर बोलेंगे। सबको राम राम, जय श्री राम। रमन्ति इति रामा, जो सब में रमन करते हैं सो राम हैं, तो राम राम करो और आराम से जियो। राम राम। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द रैंडमनेस पॉड। बाय। जय हिंद। मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे कि जैसे आपने कहा कि भाई आप कितना ही कुछ करते रहो बट आप लोगों को हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। नहीं, पर कई बार हम लाइक स्पेशली मेल्स इतनी वैलिडेशन चाहते हैं ना, खासकर फादर फिगर से या फादर से, वो चीज़, और वो कॉन्फ्लिक्ट किसी को पसंद नहीं आता। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई मैं आपको सही बताऊँ, कई बार ऐसी बातें बोल दी जाती हैं कि भाई जो नहीं बोलनी चाहिए, वो किसी ने बुरी लाग जाए, ना कोई बात मेरी बुरी लगेगी। आपके साथ भी ऐसा होता होगा? बिल्कुल होता है। तो फिर इट्स जस्ट अबाउट, नहीं फिर ऐसा लगता है कि यार मैं अपनी जीवन अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा। नहीं, देखो ये तो सदा चलता रहेगा ना, क्योंकि जिस देश में रहते हैं वहाँ माँ बाप की एक अलग भूमिका है। हमारे मन में विचार संस्कार ऐसे डाले गए कि माँ बाप का सम्मान होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। बट मैं चाहता हूँ माँ बाप के मन में भी बच्चों के प्रति सम्मान होना चाहिए। हाँ वही ना। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट इशू है ना सर। ये बिल्कुल इशू है। बहुत सारे माँ बाप ही नहीं समझते कि उनका बच्चा कैसा है, उनको क्या बच्चों से बातचीत करनी है, कैसे उनको बिहेव करना है। तो ये इशू है। बट बहुत बार ज़रूरी नहीं कि माता पिता गलत हैं। कई बार माता पिता गलत होते हैं, कई बार बच्चे गलत होते हैं। ये तो देखो ऐसे ही चलता रहता है। तो पेरेंटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता पिता को सिखाना चाहिए कि पेरेंट्स होना क्या होता है, माता पिता होना क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता पिता होना क्या होता है ना। तो सच में ज्ञान नहीं है बहुत सारे लोगों को। आप ये कह रहे हो कि माँ बाप भी अज्ञानी हो सकते हैं? होते हैं। तो ये बात तो बहुत चुभ जाएगी लोगों को। देखो सत्य तो चुभता ही है, सत्य तो चुभता ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और खासकर जो टीनेज होती है, टीनेज से लाइक लेट 20 से, खासकर हमारे भारत में तो ये बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ बहुत ही हैंड-फिक्स्ड होगी, या फिर अगर नहीं होगी ना तो एक पॉइंट के बाद मैं आपको बताता हूँ सर, बच्चों के मन में खटास हो जाती है कि बस अब मेरे को डील ही नहीं करना है इनसे, मेरे को बात ही नहीं करनी है। क्योंकि माता पिता ने वो संवाद, जो कम्युनिकेशन है ना, बैठ के बात करना, बच्चे का स्वभाव जानना, वो बंद कर दिया। जो पेरेंट्स की, उनके बच्चों की जो आपस में कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, वो बंद हो गई है। बातचीत होती है तो फिर वो कलेश करके उठे हैं। क्योंकि बातचीत करनी नहीं आती। किसको? दोनों को। एक को भी आती होती तो ठीक होती। क्योंकि बातचीत का ढंग क्या होता है, अगर बाप कलेश कर रहा है तो बेटा चुप हो जाए, बेटा कलेश कर रहा है तो बाप चुप हो जाए। दोनों में लगे रहे हैं तो फिर वही तो ना, ये दोनों को यही लगता है कि वो ठीक है। तो ठीक कौन है? तर्क जब तक चल रहा है तब तो कोई ठीक नहीं है। फिर तर्क करना बंद करेंगे तो बेटा ही सोचेगा बाप मेरी मान, बाप कितने समय तक तर्क करना, इस बात की समझ होनी चाहिए ना। कुछ बाप कह रहा है, वो किस समय क्या कह रहा है। बाप हर समय आपको, जब बच्चे को लगता है गलत कह रहा है, हर समय तो गलत नहीं कहेगा। कई बार बच्चा कोई बात अपने माता पिता को कह रहा है, उनको लगता है कि ये छोटा बच्चा है, इसको समझ नहीं है, बट लेकिन वो हर समय तो छोटा नहीं है ना। हर समय तो ऐसा नहीं कि उसको समझ नहीं है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जो समझ बच्चों को है वो समझ माता पिता को नहीं है। तो ये जो पेरेंटिंग है ना, ये बहुत बड़ा इशू है।
असल में परीक्षा होनी चाहिए माता पिता बनने से पहले कि कौन माता पिता बने। इंडियन पेरेंटिंग सर्विसेज। बिल्कुल होना चाहिए, पता लगना चाहिए ना कि अब अज्ञानता में बच्चा पैदा हो गया, अब पता नहीं उसकी परवरिश कैसे करनी, क्या करें फिर। तो सर जो ये है सोसाइटी का कि 25 तक तो शादी कर ही लो, या 24 तक तो शादी कर ही लो, या 28 तक तो शादी कर ही लो, लाइक इससे लेट हो गए तो बहुत कुछ ये कुछ हो दिक्कत जाएगा। ये जो शादी कर ही लो, यही दिक्कत है। जरूरी थोड़ी ना शादी करनी ही है, अब बिना करे रह लो। बट जिससे भी बात करने को वो तो यही आता है कि भाई करनी तो है तो ही। वो उनके विचारों में सोच ऐसी डाल दी गई है कि भाई शादी बहुत जरूरी चीज है। मतलब इनने भी करी थी इनने महादेव ने ये बारात लेके गए थे, अपनी सासू बेहोश कर दी थी राख मल के गए थे ना, वो बड़ी प्यारी कहानी है। वो क्या है सर, अच्छी बात है। क्या कहानी थी वो बताएंगे जरा? हाँ, वो भोले जो है ना अपने स्वरूप में चले गए, हाँ तो फिर विष्णु जी ने मनाया इनको कि महादेव इस स्वरूप को छोड़ो, है ना, इस स्वरूप को छोड़ो और थोड़े से सुंदर स्वरूप में आओ। ये लोग जो हैं ये डर जाएंगे, इनको सत्य देख के डर जाएंगे। इनको ऐसा दूल्हा नहीं चाहिए, है ना, इनको ऐसा दूल्हा। फिर महादेव ने बहुत सुंदर रूप धारण किया। जो मैंने सुना था कि भाई वो राख, ये जो राख का जो मेटाफर है वो यही है कि दिस इज ट्रू, लाइक दिस डेथ द एंड इज ट्रूथ। नहीं बट ये अब जैसे मैं 26 का हो गया हूँ तो आपको पता ही है, आप भी रहे हो 26 के हमारे, पर प्रॉब्लम ये है सर, जैसे जो हमसे पहले वाली जनरेशन है ना, उसको ये लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी मानी माँ बाप की जो भी उन्होंने कही। भाई जिस ये टाइम देखो शादी हर की, उस किसी टाइम के कर साथ ली। लगता है, हर किसी को लगता है हमारे साथ बुरा हो रहा है। नहीं मैं नहीं कह रहा मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ शायद मैं बुरा कर ही रहा हूँ या हम जो नहीं, हमारी ये ऐसा है, जनरेशन देखो, है। आपके माता पिता मान लो आपसे जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि शशांक वो करे जो वो चाहते हैं। मैं कहता हूँ आप वो कर लो, क्या उसके बाद वो आपसे खुश हो जाएंगे? नहीं, वो फिर और दुख ढूंढ लेंगे। पहला तो ये है कि शशांक फिट हो जाए अब उनकी नजर में ये फिट क्यों नहीं है? मेरे तोंद है, इसकी नजर में भी नहीं है तो फिर उसके वो देखो देखने का एक दायरा है, फिटनेस क्या होती है उसको भी समझने का। अब मतलब आप स्वास्थ्य बिल्कुल खराब है, क्या है, तो उसको समझना चाहिए। मैं कहता हूँ ये ठीक हो जाएगा उस दिन जिस दिन शशांक को समझ आ जाएगी कि हमें ऐसा करना है।